दो सिचुएशन है, या तो प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन करे ही ना, अपने पास रख ले, क्या काम करा क्या काम नहीं करा। ऐसा भी नहीं है कि जीवन भर अपन पॉपकॉर्न ही खाएंगे बैठ के। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी प्रेसिडेंट के बारे में जरूर पूछा जाता है। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप और मैं क्या करते हैं, आप और मैं वोट नहीं देते। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन देता है, एमपी और एमएलए। तो कोई भी इंसान मिनिस्टर बन सकता है अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हुआ तो, लेकिन 6 महीने तक। इट इज ऑल्सो फेल्ड दैट इनफ प्रोविजंस आर नॉट देयर टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑफ सिटीज। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे ये बोला जाता है कि तुम पॉलिटिक्स से वन हैंड डिस्टेंस रखो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट स्टॉप पर ह्यूमैनिटीज पर। और कैसे हैं आप सभी लोग, और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप सब कुछ बढ़िया से चल रहा होगा। तो आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं आपका नया चैप्टर, जो कि है एग्जीक्यूटिव। प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने बात की थी इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन की। उसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि इलेक्शंस कैसे होते हैं और डिफरेंट मेथड क्या होती है। अब हम लोग इस चैप्टर से बेसिकली अलग अलग ऑर्गन्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि इस पे स्पेशल फोकस किया गया है एग्जीक्यूटिव वाली विंग पे। हमारे गवर्नमेंट के, ठीक है, 3 ऑर्गन होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन कह सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं देश को चलाने के लिए। ठीक, अब आप इमेज देखो यहाँ पे स्लाइड में। अगर आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ये है हमारा पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, नई बिल्डिंग है ये अपनी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और यहां पे है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। इन तीनों का तालमेल बन के एक देश बहुत अच्छे से चलता है। अगर एक ऑर्गन भी ऊपर नीचे हो गया तो देश की स्थिति डामाडोल हो जाएगी। तो इन तीनों का तालमेल बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे हम समझते हैं कि इन तीनों का तालमेल कैसे बना रहता है। ये जो प्रधानमंत्री है, आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा कि वो पार्लियामेंट में जवाब देते हैं, यहाँ पे इनसे सवाल जवाब किया जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, ठीक। और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है कि ये वाला ऑर्गन और ये वाले ऑर्गन ये बेसिकली बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, एक तरीके से हम ये देख रहे हैं कि तालमेल भी बना हुआ है, साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर नजर रखी जा रही है कि ये अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये ध्यान रख रहे हैं, ये अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये ध्यान रख रहे हैं। और यहाँ पे मान लो जजेस वगैरह भी करप्शन कर रहे हैं और यहाँ पे अच्छे से काम नहीं हो रहा है, तो ये ध्यान रख रहे हैं। तो एक तरीके से क्या देखा जा रहा है, एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या बोला मैंने, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कि सब एक दूसरे पर नजर बनाए हुए हैं। क्लियर है, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक। तो वी विल मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, ये हम सबसे पहले समझने वाले हैं। देन अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इंपॉर्टेंट पावर्स प्रेसिडेंट के बारे में हम जानेंगे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी प्रेसिडेंट के बारे में जरूर पूछा जाता है। अगर आप पेपर के पर्सपेक्टिव से बात करोगे ना, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, या आपके स्कूल का एग्जामिनेशन हो, या आपके कॉलेज का एग्जामिनेशन हो, और अगर ऑप्शन दिया जाए, ऑप्शन इन द सेंस कि जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, अगर उनके पास ऑप्शन हो जब वो पेपर सेट कर रहे हैं कि यू हैव टू ईदर आस्क अ क्वेश्चन ऑफ प्राइम मिनिस्टर या और प्रेसिडेंट, तो वहां पे पक्का एग्जामिनर प्रेसिडेंट को चुनेगा। प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक। नो द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो हमारे मंत्रिमंडल है, जो आप देखते हो ना, जैसे निर्मला सीतारमण, अमित शाह, ये जो हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, नो द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मतलब जो आपको बनना है आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आपको बनना, मतलब सबके अलग अलग ड्रीम्स है, लेकिन सरकारी नौकरी लगभग हर बच्चे का ड्रीम होता है, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज वालों का तो पक्का होता है कि जब बनना ही है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे,
आईएएस ऑफिसर ही बने, आईपीएस ही बने, आईएफएस ही बने, ठीक है। जब सपना देखना ही है तो बड़ा देखें, छोटा क्यों देखना है, ठीक है। फिर से एक और इमेज आई हमारे सामने। ये इमेज किसकी है? बेसिकली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक सीईओ है और दूसरा भी हमें दिख रहा है कि एक लेडी है जो कि क्या कर रही है, वो ऑफिस में बैठी है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप ये सोचो कि आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है, ठीक है, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो आपकी स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं ना, वो आपकी स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो या तो हम आपके प्रिंसिपल को मैनेजमेंट बोलते हैं या हम आपके प्रिंसिपल को एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें एडमिनिस्टर कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है, स्कूल के लिए कौन सी पॉलिसीज अपनानी है, कैसा करना है। सेम वैसे ही हम बात करते हैं तो ये गूगल में देख रहे हैं कि क्या करना है, कैसी सारी पॉलिसीज होगी, क्या सही चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रहा है, वैसी सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपर्स पे कौन देख रहा है, आप जानते ही हो, तो नेक्स्ट टॉपर पे भी देख रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव को हम मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव को हम ये भी बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव कौन है। तो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव बेसिकली वो होते हैं जो कि इधर मैनेजमेंट का पार्ट होंगे या एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपकी बुक में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ये दो वर्ड क्या हुए हैं, ये दो वर्ड इंटरचेंजेबली यूज हुए हैं, ठीक है, ये दो वर्ड इंटरचेंजेबली यूज हुए हैं आपकी किताब में, ठीक है। अब सवाल आता है व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। अच्छे से अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सम ऑफिस होल्डर्स डिसाइड द पॉलिसीज and rules and regulation, and then some office holder implement those decision is in actual day-to-day functioning of the organization. The word executive means a body of person that looks after implementation of rules and regulation in actual practice. In case of government also, one body may take policy decision and decide about rules and regulation, while the other one will be in charge of implementing those rules. The organ of government that primarily looks after the function of implementation and administration is called executive. ठीक है, हम ये देखते हैं कि दो विभाग होते हैं। दो विभाग ऐसे होते हैं कि एक बता रहा है कि आपकी ये पॉलिसीज है, ये आपको काम करना है, ठीक है, मैंने बता दिया। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मैंने आपसे बोल दिया है कि भाई ये काम करो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करना है, लेकिन वाकई में एक्चुअली में जो वो काम कर रहा है, जो इंप्लीमेंट कर रहा है, वो होता है एग्जीक्यूटिव। वैसे ही हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग गवर्नमेंट में भी देखते हैं कि एक ऑर्गन होता है। कौन सा ऑर्गन? जैसे पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, वो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी बना रही है। पार्लियामेंट पे आपने देखा होगा सब ऐसे थपथपा रहे हैं, चिल्ला रहे, ओ ऐसे चिल्लाते हैं ना पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में सब लोग कानून बना रहे हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशंस हो रहा है। तो वो कानून को, वो पॉलिसी को जब आपको इंप्लीमेंट करना है, तो जो इंप्लीमेंट कर रहा है वो होता है एग्जीक्यूटिव। जो कानून बना रहा है, जो पॉलिसी बना रहा है वो नहीं, जो इंप्लीमेंट कर रहा है वो क्या होगा, वो रियल में एग्जीक्यूटिव होगा। क्लियर है? तो एग्जीक्यूटिव कौन है? द वन हु इज इंप्लीमेंटिंग लॉज, रेगुलेशन, पॉलिसी। ठीक है, हु इज एग्जीक्यूटिव? जो कि पॉलिसी, रेगुलेशन, लॉज को इंप्लीमेंट कर रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे एग्जीक्यूटिव बोलेंगे। क्लियर? ठीक है। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस क्या क्या हैं, हम वो समझते हैं। ठीक है भैया। Executive is a branch of government responsible for implementation of laws and policies adopted by legislature. The executive is often involved in framing a policy. The executive branch is not just about president, prime minister and minister. It also extends to the administrative machinery, that is civil servants, while the head of government and their minister, saddled with overall responsibility of government policy, are together known as political executive. Those who are responsible for the day-to-day administration are called permanent executive. ठीक है भैया। अब यहाँ पे बताया कि सरकार के अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि हम इसी स्लाइड पे आते हैं। सरकार के अलग अलग काम में कानून यहाँ से बन गया, ठीक है, कानून अपनी सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बारी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाती है तो आप देख रहे हो कि क्या मोदी जी जा रहे हैं क्या एक एक जगह पे? क्या आप देख रहे हो कि मोदी जी क्या एक एक जिले में जा रहे हैं पॉलिसी इंप्लीमेंट करने? आप ऐसे देख रहे हो क्या कि मोदी जी दिल्ली से आए हैं कि चलो आज भोपाल में पॉलिसी क्या करते हैं, आज भोपाल में पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देते हैं, कल राजस्थान में चले जाते हैं, परसों गुजरात में चले जाते हैं। ऐसा नहीं हो रहा ना, हर डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं जा रहे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, एक चीज़ ये समझो कि दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं।
एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्या होता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है? जिसको कि हम चुन रहे हैं, जो कि इलेक्शन के माध्यम से कहां पे पहुंचे, जो कि इलेक्शन के माध्यम से चुनकर गए। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन हो गए? जिन्होंने पेपर निकाला है यूपीएससी, मतलब यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए पेपर, जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह, या स्टेट में हम लोग देखते हैं जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वहाँ से जिन्होंने पेपर निकाला है। तो जितने भी सरकारी लोग हैं, ठीक है, ये क्या हो गए? ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गए। इनको हमने परमानेंट क्यों बोला? मोदी जी तो हैं, तो मोदी जी तो आज हैं, 5 साल बाद हो सकता है सरकार ना रहे, चलो मान लो 10 साल बाद ना रहे। मोदी जी के पहले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आज मोदी जी हैं, कल कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे देश के। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इसलिए बोला गया कि इनको लोग चुनते हैं और ये हमेशा ऑफिस में नहीं रहते, ये 5, 10, 15 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, बस फिर ये ऑफिस में नहीं रहते हैं। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, अब जैसे आप हो, आपने पेपर निकाल लिया, तो जीवन भर का आराम, मस्त ऐश, ठीक है, तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होगा। तो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक बताओ, जो आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, ये जो आईएएस ऑफिसर है, आप देखते हो कि हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है ना। जो आईएएस ऑफिसर है, हर डिस्ट्रिक्ट में क्यों कलेक्टर होता है? कभी आपने ऐसा सोचा है? जस्ट थिंक कि ऐसा क्यों है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक आईएएस ऑफिसर है। उसका रीजन ये है कि इन्होंने पॉलिसी, इन्होंने कानून, ये सारी चीजें बना दी, ठीक है भैया, पार्लियामेंट में सारी की सारी चीजें बना दी। अब उसको लागू कौन करेगा? उसको लागू आईएएस ऑफिसर, ठीक है। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में आईएएस ऑफिसर बैठे हैं। आईएएस ऑफिसर का काम क्या है कि जो कानून, पॉलिसी, ये सारी चीजें हैं, इनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है, इनको चेक करना है, तमाम तरीके की चीजें, ठीक है, ठीक, क्लियर है। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कई बार पॉलिसी बनाने का भी पार्ट होते हैं, जैसे कि मोदी जी पार्ट रहेंगे कि कौन सी पॉलिसी बनेगी, कौन सा कानून बनेगा। साथ ही साथ में मोदी जी इंप्लीमेंटेशन में भी पार्ट रहेंगे कि नहीं, ऐसा इंप्लीमेंट करो, ये करो, वैसा करो, ऐसा करो। लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? ग्राउंड लेवल पे ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हो गए हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये हो गए परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे कानून बन रहा है, ठीक है। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कानून बनाने में भी हिस्सा लेते हैं, साथ ही साथ कई बार उसके इंप्लीमेंटेशन में भी हिस्सा लेते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो आई थिंक ये वाली जो पार्ट है यहाँ पे, आपको ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब अलग अलग तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। Every country may not have the same kind of executive, but the power and the function of the President of United States are very different from the powers of the President of India. ये हम टोटली एग्री करते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री है। अब इंडिया के एग्जीक्यूटिव की पावर कैनॉट बी इक्वल टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। जैसे कि मोदी जी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है यूएसए के, ठीक है भैया। अब डोनाल्ड ट्रंप की पावर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट से इनकी पावर कंपेयर नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनकी पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इनकी पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हिसाब से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास में पावर है, तो इंडिया में बिल्कुल प्रेसिडेंट के पास में पावर है, लेकिन ज्यादा पावर इन रियलिटी किसके पास में? प्राइम मिनिस्टर के पास में। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इन दोनों की पावर को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो मैं वही बता रहा हूं कि हर कंट्री में क्या होगा, हर कंट्री में हम लोग देखते हैं कि हर कंट्री में एग्जीक्यूटिव की पावर अलग अलग होती है। इनफैक्ट जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का भी जो तरीका होता है, इंडिया में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, जरूरी नहीं कि हर कंट्री में भी वैसा एग्जाम हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आप ऐसा ना सोचो जो हमारे देश में चल रहा है वो पूरे विश्व में चल रहा है, ठीक है। द यूएसए हैज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव पावर आर इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। यूएसए में सारी की सारी पावर किसके पास में? मोदी जी के पास में नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के पास में अभी, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। Then in France, the both president and prime minister are part of semi presidential system. अब जैसे फ्रांस में क्या है? फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के बीच में पावर रहती है।
Japan has a parliamentary system with the emperor as a head of state and prime minister as an head of government. कि जापान में parliamentary form of government है तो emperor head of the state है, but the real power are with prime minister. In this system, the office of president is very powerful both in theory and practice. Countries with such system include United States, Brazil and nations in Latin America. तो प्रेसिडेंट कहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है? यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादा पावरफुल है, ब्राज़ील में ज़्यादा पावरफुल है, लेटिन अमेरिका में ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पावरफुल हमको देखने को मिलेगा? जैसे कि इंडिया में, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल रहेंगे क्योंकि हमारा सिस्टम कौन सा है? हमारा सिस्टम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? चलो भैया, तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो किताब है, ठीक है, उसमें टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव में ये सारी की सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको समझाया है, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव में एक ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। इसको अपन थोड़ी सी देर बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी सी देर बाद में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एक बार जब आपको सारा एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक बार ये फ्लो चार्ट यहाँ पे जो आपका जो टेबल एक बार मैं इसको पढ़ाऊंगा। ठीक, तो देखो श्रीलंका का सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम को समझते हैं। इन 1978 ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके बॉक्स में रहती है ना बच्चों, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको जरा कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इनको पढ़ लेना है अपने को एक बार, है ना। इन 1978 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका वाज अमेंडेड एंड द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। अंडर द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे क्या है, 1978 में क्या हुआ था? 1978 में श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। अब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो श्रीलंका में सेम लगभग वैसा ही, ऐसे समझ लो, कहाँ पे? फ्रांस में भी है। तो हम श्रीलंका का पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप कहीं पे भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ रहे हो तो लगभग सेम है, डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन आपको एक ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम कैसे करता है, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, अंडर द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं। कैसे इलेक्ट कर रहे हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मतलब कि हमने ये देखा था, ध्यान है अगर आपको इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पे ए बी सी डी अगर कैंडिडेट है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोग अपनी प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग अपनी प्रेफरेंस दे रहे हैं विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि फिर सबसे कम प्रेफरेंस जिसकी आई उसका वोट कैंसिल करके सेकेंड नंबर को मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसा वाला सिस्टम यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे साथ ही साथ में क्या होता है, जब प्रेसिडेंट को लोग इलेक्ट कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन आया कि सर प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो हम लोग अगर श्रीलंका की पार्लियामेंट देख रहे हैं तो वहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनमें से फिर प्रेसिडेंट देखते हैं कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी रहती है तो उनमें से जितने भी जो लीडर्स चुन के हैं उनमें से तय कौन करता है, उसमें से तय करते हैं प्रेसिडेंट कि कौन प्राइम मिनिस्टर रहेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में बहुत ज़्यादा पावर होती है और हमें कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर जाएंगे, तो इसके चलते इनमें एक टसल मची रहती है। क्या रहता है? एक टसल रहता है, एक छेड़ मची रहती है और कई बार दोनों सेम पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग कर जाते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में पूरी पावर है कि वो इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, इनको एज एन प्राइम मिनिस्टर रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि फॉर एन एग्जांपल आज की तारीख में मान लो मैं हूँ श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अब 2 साल बाद मान लो चुनाव हुए वहाँ पे प्रेसिडेंट के, तो जब प्रेसिडेंट वहाँ पे बने तो उनको अगर मान लो मैं पसंद नहीं हो तो मेरे को रिमूव कर देंगे, किसी दूसरे को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तो ये टसल हमेशा बनी रही है। तो कई बार क्या होता है, कई बार तो ये दोनों अपनी पावर एकदम ऐसे डिसाइड कर लेते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तुम प्रेसिडेंट हो, तो अपन दोनों एक साथ में बैठे हैं कि भाई थोड़ी सी पावर मेरे पास भी रह जाने दे, भाई थोड़ी सी पावर मेरे पास भी रह जाने दे। तो बिहाइंड द सीन ये कई बार डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल फ्रांस में हमने देखा है कई बार क्या कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो डोमेस्टिक अफेयर देख रहा है, जो प्रेसिडेंट है वो फॉरेन अफेयर्स देख रहे हैं, तो ऐसे करके कई बार ये पावर भी यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम में कि प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि लोगों ने प्रेसिडेंट को चुना है, प्रेसिडेंट ने फिर चुना है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, प्रेसिडेंट तय करता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कब तक ऑफिस, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो उसको
हटा भी सकता है, ये वाली चीजें, ठीक है। साथ ही साथ कमांडर इन चीफ जो है, कमांडर इन चीफ मतलब जो वहाँ की आर्मी वगैरह उन सबके चीफ जो है वो प्रेसिडेंट है। इंडिया में भी सेम यही केस है। क्लियर। अच्छा, प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाता है श्रीलंका में? श्रीलंका में प्रेसिडेंट को रिमूव इस बेसिस पे किया जाता है कि वहां पे अगर पार्लियामेंट में अगर 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास हो जाए तो प्रेसिडेंट को रिमूव करना आसान है। लेकिन मान लो कि अगर 2/3 लोग नहीं बोल रहे हैं और आधे लोग ही मतलब मेजोरिटी ही बोल रहे हैं, जैसे श्रीलंका की मान लो कि श्रीलंका की अपन मान लेते हैं कि पार्लियामेंट की टोटल जो सीट्स है वो 225 है, ठीक है। तो 225 में अगर 50% लोग भी बोल रहे हैं तो फिर वहां पे पावर किसके पास में जाती है? वहां पे पावर स्पीकर के ऊपर रहती है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने अगर रिजोल्यूशन पास कर दिया है और स्पीकर को लग रहा है कि जो प्रेसिडेंट पे जो एलिगेशन लगाए हैं कि करप्शन किया, ये किया, और अगर स्पीकर उस मोशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो केस सुप्रीम कोर्ट के पास में चले जाता है वहां की, और सुप्रीम कोर्ट फिर देखता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना है नहीं करना, मतलब केस की सुनवाई होती है। क्लियर है? समझ में आया? फिर से ब्रीफ बता देता हूं। पावर है प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली चुन रहे हैं यहाँ पे, फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रेसिडेंट के हाथ में, मतलब वो बदल भी सकते हैं। तो हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट के पास में बहुत ज्यादा पावर है, प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ है। प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, अगर पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से मोशन पास हो जाता है तो। इन केस 2/3 मेजोरिटी से अगर मोशन पास नहीं हुआ है और 50% लोग भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 50% लोग? अगर 50% लोग भी चाह रहे हैं, वहां के लीडर्स मतलब वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव अगर वो चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तो सारी की सारी पावर किसके पास में आ जाती है? मतलब स्पीकर। अगर स्पीकर की इच्छा हुई तो स्पीकर क्या करता है? वो 50% में उस मोशन को एक्सेप्ट कर लेगा और सुप्रीम कोर्ट भेज देगा, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट सारे एलिगेशन की स्टडी करता है। क्लियर? तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे क्या देख रहे हैं? हाउ इज द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन श्रीलंका डिफरेंट फ्रॉम इंडिया? तो यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उनको डायरेक्टली नहीं चुना जा रहा है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इंडिया में भी कमांडर इन चीफ तो है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास में रियल पावर नहीं है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास में। साथ ही साथ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है? इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ऐसा रिमूव नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुआ है तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि हाँ, जब प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा था उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो सुप्रीम कोर्ट देख के मतलब सारी चीजें स्टडी करके और प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात मतलब रिमूवल की बात वहां से कि वो इलेक्शन ही गड़बड़ हुआ था वैसे करके वो बात हो सकती है। क्लियर? तो ये था श्रीलंका के सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम के बारे में। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये हम पढ़ ही रहे हैं तो इसमें हमने ये वही देखा कि एक एग्जांपल आपने किसका देख लिया, एक एग्जांपल आपने श्रीलंका का देख लिया, यूएसए का मैं बता ही चुका था। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इस पे आएंगे अभी। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव प्रेसिडेंट और मोनार्क हु इज नॉमिनल हेड। ज्यादातर पार्लियामेंट्री सिस्टम में या तो मोनार्क मतलब वहां के राजा रानी ये सब चल रहे हैं या प्रेसिडेंट रहते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, मतलब सिर्फ दिखाने के हेड है, लेकिन रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। Countries with such system include Germany, Italy, Japan, United Kingdom, as well as Portugal, as well as India also. A semi-presidential system has both president and prime minister, but unlike the parliamentary system, the president may possess significant day-to-day powers. In this system, it is possible that sometimes president and prime minister may belong to the same party and sometimes they belong to different party. तो यहाँ पे हम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर ज़्यादा हो जाएगी। कई बार वो सेम पॉलिटिकल पार्टी से, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सेम पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग कर सकते हैं, कई बार डिफरेंट से भी, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा। क्लियर? ठीक है। नाउ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, यहां से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों अडॉप्ट किया या पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को ही क्यों अडॉप्ट किया? तो आपको इस तरीके से समझना, देखो जब अंग्रेज आए, अंग्रेज ने हमारे ऊपर बहुत लंबे समय तक राज किया, ठीक है भैया। अब अंग्रेज राज कर रहे थे तब वो उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बहुत सारे एक्ट के थ्रू वो हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें चला रहे थे। तो यहाँ पे जैसे जो हम लोग थे, मतलब जो इंडियंस थे, हम लोग आज़ादी की मांग तो कर रहे थे, आप जानते हो कि हम लोग आज़ादी की मांग तो कर रहे थे, लेकिन हमें ये भी था कि अगर हमें आज़ादी मिल गई तो हम इस देश को चलाएंगे कैसे, मतलब ऑफ कोर्स सरकार होनी चाहिए, लोग कैसे चुनेंगे, कैसा होगा।
आप मतलब आपको जितना सरल लग रहा है ना उतना सरल है नहीं। मतलब जैसे मैं बताता हूँ कि इंडिया में तो वोटिंग राइट्स तुरंत मिल गए आज़ादी के बाद। इनफैक्ट यूरोप वगैरह में भी हमने देखा था कि विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, उन्होंने बहुत लंबे लंबे प्रोटेस्ट किए, एक बहुत लंबा स्ट्रगल चला। लेकिन इंडिया में तो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि जब आज़ादी मिली तो संविधान में सारी चीज़ें हमें मिल गई थी, ठीक है। तो इंडिया में एक समस्या ये आ रही थी कि चलो अगर हमें आज आज़ादी मिल भी गई तो हम सरकार कैसे चलाएंगे, कैसे चीज़ें होंगी, लोगों का मान लो कोई लीडर बना है तो लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे जीतेगा, ये तमाम तरीके की चीज़ें थी। तो हमको ये लग रहा था कि अंग्रेज जब हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं तो हम उनके गवर्नेंस के सिस्टम से अवेयर हो चुके थे, हम ये समझ चुके थे कि यूनाइटेड किंगडम में सरकार कैसे चलती है। और वो जैसे यूनाइटेड किंगडम में सरकार चलती है वैसे ही वो कुछ उस तरीके से 1935 के माध्यम से इन एक्ट के थ्रू वो हमें भी गवर्न कर रहे थे। तो हमारे जो लीडर्स थे उनको एक थोड़ा सा आइडिया था। क्या आइडिया था? कि यूनाइटेड किंगडम में सरकार कैसे चलती है। तो उसके चलते हमें ऐसा लगा, पहली चीज़ हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि सरकार कैसे चलाना है। ठीक, पहला पॉइंट ये। दूसरी चीज़ ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम थोड़ा सा हमें इजी भी लग रहा था। जैसे भी अगर आपने सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखा तो यहाँ पे कितना आपको ऐसा लग रहा है ना, कियोस जैसी सिचुएशन है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो थोड़ा सा सॉर्टेड है। सॉर्टेड है मतलब सरल है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पे भी लोग नज़र बना के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट बन गया तो एकदम एब्सोल्यूट पावर, हमें एब्सोल्यूट पावर नहीं देना है, ठीक है। तो हमें पावर का चेक भी करना है, पावर पे चेक बना के भी रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई करप्शन कर ले, ऐसा ना हो कि कोई हमें फिर से गुलाम बना ले, क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल करके चले गए थे। तो एक रीज़न ये भी था। तो इसलिए हमने ये सोचा था, मतलब हमारे लीडर्स ने ये सोचा था कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में जाना ज़्यादा सही रहेगा। क्यों जाना ज़्यादा सही रहेगा? क्योंकि ये सिस्टम ज़्यादा बेहतर है हमारे सिटीजन्स को समझने के लिए, भारतीयों को समझने के लिए, और जो लीडर थे उनको समझने के लिए भी, ठीक है। सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन, इंडिया हैज ऑलरेडी सम एक्सपीरियंस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर द एक्ट ऑफ 1919 and 1935. The experience had shown that in parliamentary system, the executive can be directly controlled by the representative of the people. एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टली कंट्रोल किया जा सकता है। कौन कंट्रोल करता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं, ठीक है, ये राज्यसभा की इमेज है, राज्यसभा लोकसभा पे भी आएंगे। यहाँ पे लोग कौन बैठे हैं? यहाँ पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे कि पार्लियामेंट में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्पेशली लोकसभा में तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना आसान है। कंट्रोल करना आसान है मतलब कि हम यहाँ पे 4 सवाल पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि ये ऐसा ऐसा क्यों हुआ है, जवाब दो। और आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर तक को जवाब देना पड़ता है। तो वो वाली चीज़ है कि हमें चेक्स एंड बैलेंसेस रखना था। देयर इज ऑलवेज द ग्रेटर danger of personality cult in presidential executive. The makers of the Indian Constitution wanted a government that will have a strong executive branch, but at the same time enough safeguard should be there to check against the personality cult. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, एक अकेले इंसान पे पूरी सरकार चल रही होती है। यहाँ पे ये तो है कि हमें जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रांग चाहिए थे, नो डाउट। कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स को लग रहा था एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग होने चाहिए, तभी तो देश में डेवलपमेंट होगा। लेकिन स्ट्रांग के साथ साथ में चेक होना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि जो एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वही कुछ गड़बड़ कर जाए, ठीक है। Haven't we had very strong prime minister? Does this mean that even the parliamentary system is not proof against the personality cult? The people and the legislature have a constantly vigilant. वही वाली बात है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी तो हमने स्ट्रॉन्ग लीडर्स को देखा है। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखोगे करंटली, इंदिरा गांधी को देखोगे आप, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुना होगा। तो हम लोग ये देखते थे कि इन लोगों के पास में मेजॉरिटी बहुत थी। मैं मेजॉरिटी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि इनके पास में मेजॉरिटी अच्छी खासी थी, लेकिन उसके बावजूद चेक बना के रखा ना कि काम अच्छे से नहीं किया तो कम सीट आ जाएगी, ठीक है, काम अच्छे से नहीं किया तो सवाल पूछा जाएगा। तो सभी डिस्पाइट हमने जितने भी लीडर्स देखे हैं, लेकिन एक चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम हमेशा इंडिया में रहा है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज अ प्रेसिडेंट हु इज अ फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर which run the government at the national level. At the same time, the executive comprises at the state level
The executive comprises the governor and the chief minister and the council of minister. The Constitution of India vests the executive power of union formally in the president. In reality, president exercises these power through the council of minister headed by prime minister. The president is elected for the period of 5 years, but there is no direct election for the office of the people. ठीक है भैया, अब इस इमेज को ध्यान से देखो. ठीक है, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, इंडिया में अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी सारी चीजें लेनी है तो प्रेसिडेंट के नाम से, मतलब प्रेसिडेंट के नाम से लिया जाता है. सारे के सारे काम, ऑफिशियली काम प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि ऑन पेपर देखा जाए, पेपर पे देखा जाए, मैं आपको साफ साफ हिंदी में बताता हूँ, अगर ऑन पेपर देखा जाए तो सबको लगेगा शी इज द मोस्ट पावरफुल लीडर इन द कंट्री, बट इन रियलिटी ही इज द मोस्ट पावरफुल लीडर इन द कंट्री राइट नाउ. ठीक है, अपन कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात कर रहे हैं. जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपना सारा काम करती हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने से. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर के जो और भी लीडर्स हैं ना, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये हो गए, जितने भी मंत्रिमंडल है, इनका एक ग्रुप है ना, इनका ग्रुप होता है. ऑफ कोर्स हम उसे ग्रुप बोलेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सारे मंत्री लोग हैं और उन सारे मंत्री का लीडर कौन है? उन सारे मंत्री का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर. तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप हमेशा प्रेसिडेंट को बताते हैं कि मैडम यहाँ साइन करना है, मैडम ऐसा करना है, मैडम ऐसा करना है, मैडम ये करना है, मैडम वो करना है, और मैडम को वो चीज़ करनी पड़ती है. मैडम वैसी चीज़ करती हैं. क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने किसको चुना है? लोगों ने इनको चुना है या इनको चुना है? आपने किसको वोट दिया है? आपने किसी को भी नहीं दिया होगा. अगर कोई 18+ का देख रहा है तो किसको वोट दिया है? हमने वोट दिया हमारे रिप्रेजेंटेटिव को और हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने इनको चुना है. मतलब इलेक्शन किसका हो पा रहा है? जहां पे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं. तो यहाँ पे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं. तो जहां पे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं तो मेन डिसीजन मेकिंग पावर हम उनके पास छोड़ देते हैं. ठीक है, क्योंकि मान लो ये काम अच्छे से नहीं करेंगे तो ये चुनाव में हार जाएंगे. क्लियर? ये चुनाव में हार जाएंगे. तो रियल जो हम बोल रहे हैं ना कि रियल पावर इज विद द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, एंड नॉमिनल पावर, ठीक है, इज विद द प्रेसिडेंट. लेकिन प्रेसिडेंट का ऑफिस क्यों बनाया गया है? प्रेसिडेंट का ऑफिस इसलिए बनाया गया, उसकी बहुत सारे रीजंस है. एक तो इस देश में कोई भी कानून बिना प्रेसिडेंट के नहीं बन सकता है. इस देश में कोई भी कानून बिना प्रेसिडेंट के नहीं बन सकता है. अब थोड़ा सा समझ ही लो. अब मैं जब पूरा समझाने लगूंगा तो तुमको लगेगा कि सर स्लाइड तो अब कोई काम की नहीं रही, लेकिन अब जरा समझते हैं. ठीक है, आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी. हम कहाँ पे लिखें? हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, लॉ कैसे बनता है इंडिया में? लॉ कैसे बनता है? आपको पता है कि लॉ पार्लियामेंट बनाती है. ठीक है, लॉ पार्लियामेंट बनाती है. लॉ जो बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगी. लेकिन मान लो हम सब पार्लियामेंट में, ठीक है, तुम भी पार्लियामेंट में हो, मैं भी पार्लियामेंट में हूँ. पार्लियामेंट में अपन ने मेजॉरिटी से क्या किया? मेजॉरिटी से किसी भी चीज़ को पास ऑन कर दिया है, थपथपा दिया है. ठीक है, मेजॉरिटी से चीज़ें पास हो गई. तो पार्लियामेंट में क्या मेजॉरिटी से पास होने से लॉ बन जाएगा? नहीं. पार्लियामेंट में चीज़ें जब पास हो जाती है तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके पास जाती है? ये सारी की सारी चीज़ें जाती है प्रेसिडेंट के पास में. और जब प्रेसिडेंट इस पे साइन करते हैं, जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में एसेंट बोलेंगे, सील एंड साइन, सील एंड साइन. ठीक है, जब प्रेसिडेंट उस पे साइन करते हैं तब लॉ बनता है. ठीक है भैया, समझ में आ गया? तो प्रेसिडेंट का काम तो साइन कर दिया तब लॉ बनेगा. अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया तो लॉ नहीं बनेगा. क्लियर? ठीक है भैया. अब यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर इसलिए नहीं दी है क्योंकि जो प्रधानमंत्री है उनको हम खुद चुन रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए हमने प्रेसिडेंट को सिर्फ एक बोलते हैं ना कि थोड़ी सी पावर दे के रखिए. थोड़ी सी पावर इन द सेंस कि रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास में इसलिए छोड़ दी गई है ताकि वो अच्छे से काम ना करे तो क्या होगा? वो चुनाव में हार जाएंगे, अगले चुनाव में हार जाएंगे. और प्रेसिडेंट की पोजीशन इसलिए बनानी थी कि मान लो फॉर एन एग्जांपल आज की स्थिति में अपन ऐसा मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो कि आज की तारीख में लोकसभा में किसी की भी मेजॉरिटी नहीं है. मतलब मान लो ना ही बीजेपी की मेजॉरिटी हो, ना ही कांग्रेस की मेजॉरिटी हो, किसी की भी मेजॉरिटी नहीं हो. और इस देश में फिर क्या होगा? फिर कौन सरकार चलाएगा? कैसे चीज़ें मैनेज होगी? कोई तो इंसान रहना चाहिए ना. फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लेते, जैसे हमने पहले भी देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर की हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस से उनकी डेथ हो गई.
उस समय देश कौन संभाल रहा था? हम ये तो वर्ल्ड को मैसेज नहीं दे सकते ना कि इंडिया में अब कोई भी लीडर नहीं है, इंडिया में तो अब लीडर ही नहीं है, अब इंडिया में पता नहीं क्या होगा। मान लो आज की तारीख में किसी के पास मेजॉरिटी ना हो, तो ऐसे तो कल को कोई भी आ जाएगा कि भारत में तो किसी सरकार ही नहीं है। तो एक स्टेबिलिटी रहे, एक वर्ल्ड लेवल पर भी एक स्टेबिलिटी रहे और इंडिया में भी एक स्टेबिलिटी रहे। तो मान लो कि क्या हो गया, मान लो हम बात कर रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो गया, या फिर हम देख रहे हैं कि लोकसभा में किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है उस समय, फिर तब पावर आ जाती है प्रेसिडेंट के पास में। तो प्रेसिडेंट का ऑफिस इसलिए भी जरूरी है ताकि एक स्टेबिलिटी, एक कंटिन्यूटी, और मान लो जब मेजॉरिटी नहीं रहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, तो उस समय ऐसा ना हो कि देश का कोई माई बाप ही नहीं, माई बाप इन द सेंस कि देश में कोई संभालने वाला ही नहीं हो, तब संभालने वाले कौन है? प्रेसिडेंट। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब इंडिया को प्रोजेक्ट हमेशा हम प्रेसिडेंट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। शी इज द हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। सारे डिसीजन, सारे सब कुछ इन्हीं के नाम पर, मतलब हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उस पर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के नाम पे होने लग गए तो सरकार तो आज है कल बदल जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसलिए प्रेसिडेंट के उस पर चीजें चलती है। क्लियर है? अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप और मैं क्या करते हैं? आप और मैं वोट नहीं देते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन देता है? एमपी और एमएलए। कौन? एमपी और एमएलए। अब एमपी और एमएलए मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है जो कि लोकसभा और राज्यसभा में वो, और एमएलए स्टेट में जो विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो सारे स्टेट के एमएलए ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ये दोनों मिलके प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने हमारे एमएलए को चूज किया और हमारे एमएलए प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं। हमने हमारे एमपी को चूज किया और वो क्या कर रहे हैं? वो प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं। तो एमपी और एमएलए के कॉम्बिनेशन से, इनके वोट से प्रेसिडेंट को चुना जाता है। क्लियर? ये चीज भी क्लियर हो गई भैया। उसके बाद में एक और चीज समझो कैसे चुना जाता है। यहां पे चुना जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मतलब मैं ऐसे ही खुश हो जाता हूं, मैं अपने आप को किसी दिन एमएलए बना देता हूं, मैं अपने आप को किसी दिन श्रीलंका का प्रेसिडेंट बना देता हूं। तो चलो आज मैं अपने आप को क्या बना रहा हूं? मैं अपने आप को एक एमएलए बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं हूं भैया एमएलए, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं एमएलए हूं और आज है प्रेसिडेंट का चुनाव। तो मेरे पास में क्या होगा? मुझे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वोट देना होगा। मुझे क्या करना होगा? मुझे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वोट देना होगा। यहां पे जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट का क्या होगा? उन कैंडिडेट का नाम लिखा रहेगा, और मुझे प्रेफरेंस देनी होगी कि मैं पहले नंबर पर, मैं पहली प्रेफरेंस किसको दे रहा हूं? मैं पहली प्रेफरेंस इनको दे रहा हूं कि मेरी इच्छा है कि ये प्रेसिडेंट बने। दूसरी इच्छा कौन है? मान लो ये नहीं बना तो दूसरी इच्छा कौन है? दूसरी इच्छा है कि ये बने। तीसरी इच्छा कौन है? तीसरी इच्छा मान लो ये बने। चौथी कौन है? चौथी इच्छा ये बने। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जितना प्रपोर्शन आया है, मतलब आपको मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स क्यों चाहिए? प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या हो रहा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से प्रेसिडेंट को चुना जाता है। क्लियर है? अब उसमें एक शब्द और लिखा है, उस शब्द का मतलब भी समझ लो, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। The election of president is conducted on the basis of proportional representation system with single transferable vote। तो proportional representation system समझ में आ गया। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? जरा हमें इसको भी यहां पे समझना है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? अगेन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा एक पेशेंस लो, ये समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे लोगों ने अपनी प्रेफरेंस दे के रखी, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, फिर यहां पे सेकंड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस।
तो यहाँ पे देखा कि मेजॉरिटी किसी के भी पास नहीं है, तो जिसको सबसे कम प्रेफरेंस मिली होगी ना, जैसे जिस भी लीडर को सबसे कम, सबसे ज्यादा की बात नहीं हो रही है, मान लो कि हमें चाहिए कि 50, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे चाहिए कि 51% वोट जिसको मिलेंगे वो बनेगा प्रेसिडेंट, ठीक है, एक एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि जिसको 51% वोट मिलेंगे वो बनेगा प्रेसिडेंट। अब मान लो 51 किसी को भी नहीं मिले, इस केस में क्या होगा? मैंने बोला कि मुझे चाहिए 51% वोट, तब जाके कोई प्रेसिडेंट बनेगा। अब 51 किसी को भी नहीं मिले हैं, जो हाईएस्ट जो मिला है वो मिला है 48% एक इंसान को, लेकिन 51 नहीं है। तो अब क्या करेंगे? जिसको कि सबसे कम प्रेफरेंस, जिसको कि सबसे ज्यादा लोगों ने लास्ट प्रेफरेंस रखी होगी, उसका वोट करेंगे कैंसिल, और उस इंसान की सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे कि उस इंसान ने सेकंड प्रेफरेंस में किस किस को दिया है। सेकंड प्रेफरेंस में देखना ऐसा होगा कि ये वाला इंसान 50 टच कर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर किसी को भी मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिलते हैं, तो जिसको कि सबसे कम प्रेफरेंस मिलती है, जिस कैंडिडेट को सबसे कम प्रेफरेंस मिली है, उसका वोट जो रहता है उसका वहां से कैंसिल करके देखते हैं कि उस इंसान ने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी है। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट एमपी और एमएलए करते हैं। इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है, सब लोग अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं। साथ ही साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अगर मेजॉरिटी, मान लो अगर मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिले हैं, तो जिसको कि सबसे कम प्रेफरेंस, जिस कैंडिडेट को सबसे कम प्रेफरेंस मिली है, उन बैलॉट पेपर पे हम लोग जाके देखते हैं कि सेकंड प्रेफरेंस उनने किसको दी है, तो वो वोट ऐसे आगे ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? नहीं आया होगा तो एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे एक वीडियो बना दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन आई थिंक आपको एक ये जो बेसिक यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग है, जितना कि अभी आपको क्लास 11th के लेवल पे समझना है, वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है भैया, जो प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो कितने साल का होता है? वो 5 होता है, वो 5 साल के लिए होता है। अगर मान लो कि कोई प्रेसिडेंट है तो वो कितने साल के लिए? वो 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो इलेक्शन वाला सिस्टम अपने को क्लियर हो गया। साथ ही साथ अपने को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने को ड्यूरेशन भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो फिर आगे वही वाली चीजें लिखिए, देखो जो मैंने बताई है, लेकिन एक बार फिर से रीड करते हैं। तो देखो वही वाली चीज, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, मैं आपको बता ही चुका हूं। दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन्स, बट दे आर इलेक्टेड बाय एमपी एंड एमएलएज। ठीक है, द इलेक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय पार्लियामेंट बाय द फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो प्रेसिडेंट को रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट को रिमूव पार्लियामेंट करती है। और वो क्या कहता है? ग्राउंड्स ऑफ इम्पीचमेंट क्या है? वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट से बोला गया है, अगर वो काम सही से नहीं हुआ तो, मतलब सही से नहीं इन द सेंस कि प्रेसिडेंट को कोई बहुत भारी काम नहीं बता दिया गया है, कि प्रेसिडेंट एक वो पोजीशन है, पता है, मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ऐसा ले लो कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशंस लगते हैं, अपोजिशन पार्टी भी बोल देती है, कोई भी कुछ भी बोल देता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होंगे, चाहे कांग्रेस के होंगे, चाहे बीजेपी के होंगे, चाहे कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी के होंगे, आप जानते हो कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो कोई कुछ भी बोल देता है। लेकिन प्रेसिडेंट एक वो पोजीशन है ना, मतलब जिसको हम बोलते हैं गरिमा वाली पोजीशन, इन द सेंस कि जिस पोजीशन की बहुत रिस्पेक्ट है। कभी भी आपने सुना है कि कोई प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बोल रहा है, बुरा बोल रहा है? कभी भी नहीं सुना होगा। इलेक्शन से पहले भले कोई एक आध बात बोल दे, वैसे तो वो भी नहीं बोलते, क्योंकि वो पोजीशन ही इतनी रिस्पेक्टफुल है। ठीक, समझ गए हो? तो वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट के काम ही थोड़े से हैं। प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई चार्जेस, मतलब ये समझ लो कि प्रेसिडेंट को जो चीजें बताई गई है, मतलब उसी दायरे में चलना चाहिए, और प्रेसिडेंट को कोई बहुत भारी चीजें बताई नहीं गई है, ये भी क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, यह है आर्टिकल 74 क्लॉज 1। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं कैसे पढ़ते हैं। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज अ प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ दिस फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, provided that president may require council of minister to reconsider such advice, and president shall act in accordance with the advice tendered after reconsideration। ये है एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन भैया। अब अपन जरा इसे समझते हैं। इसे कैसे समझते हैं? यहां पे क्या बोला गया है उसको ध्यान से समझो।
यहां पे बोला गया है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब हेड कौन है, हेड हो गए अपने प्राइम मिनिस्टर, तो देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एट दी हेड टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट को क्या कर रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट को एडवाइस दे रहे हैं और प्रेसिडेंट को क्या करना होगा, प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस माननी ही होगी, उनको प्रेसिडेंट की एडवाइस माननी ही होगी। क्लियर? मान लो ये इतना पार्ट क्लियर हो गया। मान लो प्रेसिडेंट को वो एडवाइस नहीं माननी है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? अब फिर से मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि इस क्लास में मैं अपने आप को एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट सब बना लेता हूं। मान लो मैं हूं प्रेसिडेंट, ठीक है, आप क्या हो, आप हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, और आप ही के घर में कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो आपके ग्रुप ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप मेरे पास आए, आपने बोला कि प्रेसिडेंट साहब ऐसा है, ये जो कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया इस पे साइन कर दो। मैंने बोला मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर से बोलूंगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, ये नहीं करना। मैंने बोल दिया क्यों नहीं करना, मैंने रीजन भी दे दिए। अब अगर इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में प्राइम मिनिस्टर बोल रहे नहीं करो, तो फिर करना पड़ेगा, ठीक है। ये कानून को 2 मिनट भूल जाओ, कानून के टर्म्स में एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा समझो कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपने मुझे एडवाइस दी, मैं हूं प्रेसिडेंट, ठीक है, आपने मुझे एडवाइस दी, मुझे वो एडवाइस नहीं जमी, तो मैंने आपसे बोला कि प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा नहीं ऐसा है, ये एडवाइस ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक है। आपने मेरा सुना, फिर आपको लगा कि नहीं आपको जो मैं बोल रहा हूं वही करो, तो फिर आप जब पलट के मुझे फिर से बोलोगे तो वो करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, एक और अच्छे से एग्जाम्पल समझो, आप संडे का दिन है, मम्मी आई आपके रूम में, मम्मी ने बोला बेटा उठ जा, आप बोल रहे हो मम्मी 5-10 मिनट और सो जाने दो, फिर मम्मी फिर से आई, मम्मी ने बोला मैं बोल रही हूं ना उठ जा, तो अब आप उठ जाओगे। आपको पता है कि अगर अब नहीं उठा तो क्या हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस नहीं जम रही तो प्रेसिडेंट एक बार बोल सकता है कि आप इसे रिकंसिडर करो, कि जो आप एडवाइस दे रहे हो वो एडवाइस सही नहीं है, आप इसे रिकंसिडर करो। लेकिन फिर भी अगर वही एडवाइस मुझे फिर से दी गई तो मुझे मानना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। कौन कह रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। तो अब समझ में आए कि प्रेसिडेंट कैसे, प्रेसिडेंट की पावर मतलब प्रेसिडेंट बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की बात, प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब इनकी बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनकी बात प्रेसिडेंट सुनते हैं। क्लियर है? ठीक है भैया। यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं प्रेसिडेंट की पोजीशन के बारे में, उस स्क्रीनशॉट को समझते हैं। वी डिड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर बट वी मेड his position one of the authority and dignity. The constitution want to neither as a real executive, not a mere figurehead, but a head that neither resigns nor govern. It want to create a figurehead. बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि हमने क्या किया है, हमने प्रेसिडेंट को कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं दी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमको प्रेसिडेंट को सिर्फ एक रबर स्टैम्प मतलब बिना पावर के बनाना है। हमने प्रेसिडेंट को थोड़ी सी पावर दी है और बहुत सारी पावर नहीं दी है। हमें प्रेसिडेंट की पोजीशन एक रिस्पेक्टफुल, एक डिग्निटी वाली बनानी है, जिसमें कि हम ये चाहते कि प्रेसिडेंट रिजाइन भी ना करे, मतलब वो पोजीशन ऐसी रहे कि जहां रेजिग्नेशन भी ना हो और जहां बहुत ज्यादा पावर भी ना हो। एक ठीक ठीक एक बैलेंस बेटर है। बैलेंस क्यों? ताकि कभी लोकसभा नहीं रही तो, मतलब तभी किसी की मेजोरिटी नहीं रही तो तब प्रेसिडेंट रहेंगे, तब प्रेसिडेंट के हिसाब से काम हो जाएगा, तब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। नाउ डज द प्रेसिडेंट हैव एनी पावर? अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की देखो कुछ कुछ पावर आएगी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने का जो कार्टून मतलब उसमें हम जो देख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे क्या निकल रहा था, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे कि हमने ऐसा भी नहीं है कि उनको कुछ पावर नहीं दी, कुछ तो पावर है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या पावर है, मैंने बताया कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपने मेरे से बोला कि ये करना है, मैंने बोला मेरी ये इच्छा नहीं है कि नहीं करना है, इसका रीजन ये है, तो एटलीस्ट इतनी सी, आप बोलोगे सर ये भी क्या पावर है, लेकिन इतनी सी है। तो कई बार क्या होता है, कई बार जैसे आपके पापा बोल देते हैं नहीं वहां बैठ जा, एक वो होता है, तब आप चुपचाप बैठ जाते हो, ठीक है, तब आपको लगता है अरे यार मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, ये ही नहीं है, वही नहीं है। ऑल्दो ऐसा नहीं है, हमारा भी कम्युनिकेशन पापा से होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि पापा बोलते बैठ तो बैठ जाते हैं हम लोग, और वही मम्मी बोल देती बैठ, तो हम बोलते अरे यार मम्मी ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो अपन मम्मी को बोल पा रहे तो थोड़ी सी पावर अपने पास भी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। डज द प्रेसिडेंट हैव एनी पावर? तो जरा इसको देखते हैं। दिस विल बी एन इनकरेक्ट असेसमेंट,
ये इनकरेक्ट असेसमेंट होगा कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट हैज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट को सारी चीजें बतानी जरूरी है। मतलब कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री बिल्कुल कुछ भी काम करें, प्रेसिडेंट नहीं रोक रहे हैं, लेकिन तुम कुछ भी काम कर रहे हो तो एक बार पहले प्रेसिडेंट को बता दो कि ये काम करना है, ऐसा ऐसा है, ये है। तो प्रेसिडेंट को आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज्ड टू फर्निश ऑल इंफॉर्मेशन दैट प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। The president often writes to prime minister and express his views and matters confronting the country. ठीक है, नहीं तो तुम बोल दो सर क्या पढ़ रहे हो, वो इतने सारे स्टेटमेंट इतने सारे वर्ड पढ़ते हैं तो ट्विस्ट ऑफ टंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देश के जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं या जो भी मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो आपको प्रेसिडेंट को बताना है। साथ ही साथ मान लो कि प्रेसिडेंट को लग रहा है कि कोई चीज के बारे में और जानना है तो प्रेसिडेंट खुद प्राइम मिनिस्टर से बोल सकते हैं कि मुझे ये जानकारी दो, और प्रधानमंत्री को जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ प्रेसिडेंट अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो प्राइम मिनिस्टर को लिख सकते हैं कि तुमने ये सही नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सही नहीं है, वो गलत नहीं है। ठीक है, there are at least 3 situations where president can exercise the power using his or her own discretion. The president can send back the advice given to council of minister and ask the council of minister to reconsider the decision. तो यहाँ पे 3 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन मतलब बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बिना प्राइम मिनिस्टर की सुने अपने बेसिस पे अपना डिस्क्रिशन, अपना सोच के, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो काम कर सकते हैं 3 सिचुएशन में। ठीक है, तो पहली सिचुएशन क्या है, जरा सा 2 मिनट उसे समझते हैं। Although the Council of Ministers can still send back the same advice and President would then be bound by that advice. Such a request to reconsider a decision will naturally carry a lot of weight. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, पहली पावर तो वही जो मैंने बताया कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से बोला, क्या बोला प्रेसिडेंट से कि ऐसा करना है, और प्रेसिडेंट ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं करूंगा मैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फिर से बोल सकते हैं। लेकिन फिर से अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला तो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट को वो बात माननी होगी। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, पहला डिस्क्रिशन तो ये हो गया कि पहली बार में प्रेसिडेंट मना कर सकते हैं। तुम लोग बोलोगे कि सर ये भी कोई क्या बात हुई, दूसरी बार तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी पहली बार मना करने की दम भी तो है कि नहीं भैया अगर तुमको नहीं जम रहा है तो पहली बार में तुमने मना कर दिया। सेकेंडली, द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज अ वीटो बाय विच ही कैन विदड्रॉ, withhold or refuse to give assent to the bill other than the money bill passed by the parliament. Every bill passed by the parliament goes to the president for his assent before it becomes law. तीसरी मतलब ये जो दूसरी पावर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन द सेंस कैसे उसे समझते हैं, ये है लोकसभा जहां आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, अभी समझ में आएगा। यहाँ पे जहां ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो क्या होगा, वो होगा लोकसभा। ग्रीन कारपेट मीन्स लोकसभा, रेड कारपेट मींस क्या होगा, रेड कारपेट मींस राज्यसभा। ग्रीन कारपेट क्या डिनोट करे, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनको आप लोगों ने चुना है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनको आप लोगों ने नहीं चुना, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब कोई भी कानून कैसे बनता है, जब भी कानून नहीं बनता है तो हम उसे बिल बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशनल बिल, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ये क्या हुआ, आर्टिकल 370 को हटाना है। आज की तारीख में हट गया, लेकिन जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटा था तो सबसे पहले पार्लियामेंट में बात होगी कि हम जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटाना चाहते हैं, हटा नहीं है, चाहते हैं। तो जब तक वो बिल है, पेपर में है, जब तक वो कानून नहीं बना है तब तक हम उसे क्या बोलते हैं, तब तक अपन उसे बोलेंगे बिल्स। क्या बोलेंगे, बिल है वो। और जैसे ही वो बिल पे प्रेसिडेंट के साइन हो गए तो वो क्या हो गया, वो कानून बन गया। उसे फिर हम क्या बोलेंगे, उसे हम लॉ बोलेंगे। तो जब तक किसी चीज पे प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो रहे, जब तक किसी कानून पर प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो रहे तो वो क्या हो गया, वो हो गया है बिल। लेकिन जहां प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया, जहां प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, सील एंड सिग्नेचर कर दिए, वो क्या हो गया, वो हो गया एसेंट। वो क्या हो गया, वो हो गया एसेंट। ठीक है भैया, अब अपने को एक कानून बनाना है।
ठीक है, कानून बनाना है तो कानून आया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा बहस छिड़ गई, सब चिल्ला रहे हैं, लोकसभा ने उसको मेजॉरिटी से पास कर दिया, गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े, राज्यसभा में आया वो कानून, राज्यसभा में बहस हुई, राज्यसभा ने उसे मेजॉरिटी से पास कर दिया, वेरी गुड, ठीक है। अब वो कहां पे जाएगा, वो जाएगा कानून प्रेसिडेंट के पास में। अब जब प्रेसिडेंट के पास में जाएगा तो प्रेसिडेंट को क्या करना है, प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना है, तब जाके कानून बनेगा, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर नहीं किया, मतलब प्रेसिडेंट के पास में कानून आया, प्रेसिडेंट ने वो बिल देखा, प्रेसिडेंट ने देखा कुछ मजा नहीं आ रहा है, प्रेसिडेंट ने उसे ड्रॉअर में डाल के रख दिया। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी प्रेसिडेंट को ये नहीं बोलता है कि तुम 1 महीने में साइन करके दो, तुम 2 महीने में साइन करके दो, तुम 3 महीने में साइन करके दो, तुम 4 महीने में साइन करके दो। कॉन्स्टिट्यूशन बस ये बोलता है कि कोई भी कानून अगर लोकसभा, मतलब कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट बना रही है तो उस कानून को आखिरी में प्रेसिडेंट के द्वारा क्या होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा साइन करना है। प्रेसिडेंट के द्वारा क्या करना है, प्रेसिडेंट के द्वारा साइन करना है। टाइम नहीं दिया है तो प्रेसिडेंट से जब भी बोलते हैं कि प्रेसिडेंट साहिबा वो 6 महीने पहले एक बिल आया था साइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट बोलती कर दूंगी ना साइन। टाइम कहां बताया है, टाइम बताया क्या, जैसे कि तुमसे तुम्हारे दोस्त ने 100 रुपए लिए, अब तुम उसे बार बार बोल रहे हो भाई 100 रुपए, हाँ दे दूंगा ना भाई, 100 रुपए, हाँ दे दूंगा ना, अरे तो कब देगा, दे दूंगा भाई। सेम गोज विद द प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट की सबसे इंपॉर्टेंट पावर है जिसको कि हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब कि कोई कानून लोकसभा ने पास किया, वो कानून राज्यसभा ने पास किया, फिर वो कानून मतलब एक बिल जो है, इन द सेंस कि बिल जो है लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, वो आ गया प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट की इच्छा नहीं है, प्रेसिडेंट को लग रहा है कि जो कानून लोकसभा राज्यसभा बना रही है वो कानून देश के विरोध में जा सकता है या वो कानून सही नहीं है, मतलब ये प्रेसिडेंट को लग रहा है, तो प्रेसिडेंट ने अपने पॉकेट में डाला और प्रेसिडेंट भूल गई। पॉकेट वीटो, बोल रहे साइन करो कर देंगे, साइन करो कर देंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, खत्म। समझे हो, तो ये है प्रेसिडेंट की, जिसको कि मेरे अकॉर्डिंग ये पावर प्रेसिडेंट की बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, समझे हो। यहां पे एक लाइन और लिखी थी, वो लाइन और वो शब्द का मतलब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या लिखा है, सेकेंडली द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैव वीटो पावर बाय विच he can withhold or refuse to give assent to bills other than the money bill। मनी बिल क्या होता है, मनी बिल अभी के लिए बस इतना समझ लो, मनी बिल को छोड़ के तुम किसी भी ऐसे मनी बिल पे तुमको साइन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो बिल मनी बिल नहीं है तो तुम भूल जाओ। मनी बिल मतलब रुपए पैसे से, अभी के लिए इतना समझ लो, बस रुपए से डील कर रहा है तो रुपए वाले इस पे हम जल्दी से साइन इसलिए करवा देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पे कोई बहुत इमरजेंसी वाली बात हो, मतलब समझ रहे हो ना कि कोई इमरजेंसी वाली बात हो रुपए वो, तो वहां पे प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। लेकिन मान लो जैसे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज, या मान लो कोई दूसरी चीज की एग्जांपल ले लेते हैं कि वोटिंग एज को 18 से लेके वापस से 21 कर रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, प्रेसिडेंट नहीं करेंगे साइन, उसमें मनी का कुछ लेना देना है ही नहीं। समझ रहे हो, ठीक। तो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर में पहली डिस्क्रिशनरी पावर क्या थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दी, प्रेसिडेंट को वो एडवाइस नहीं जमी, तो प्रेसिडेंट वापस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बोलेंगे कि भैया जो तुमने एडवाइस दी वो सही नहीं है, उसको रिकंसिडर करो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे रिकंसिडर कर सकते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी बोल सकते हो हमसे गलती हो गई माफ कर दो, रहने दो, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फिर से प्रेसिडेंट से बोला नहीं यार मान जाओ, तो प्रेसिडेंट कर लेते हैं। लेकिन वो एक बार प्रेसिडेंट के पास में मौका है कि जो तुम मुझसे बोल रहे हो वो सही नहीं है, एक मौका दिया हमने प्रेसिडेंट को बोलने का। दूसरे केस में तो क्या है कि जब भी कोई कानून बन रहा है तो प्रेसिडेंट उस पर साइन ना ही करे तो अपन क्या कर लेंगे, क्योंकि कोई टाइम पीरियड तो दिया ही नहीं है। ये 2 पावर हो गई। आगे बढ़ते हैं, दिस वीटो इज लिमिटेड बिकॉज, मतलब यहां पे अब जो वीटो है, दिस वीटो इज लिमिटेड बिकॉज इफ पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन and send it back to the president, then the president has to give the assent to the bill. However, there is no mention in the constitution about the time limit within which the president must send the bill for reconsideration. ठीक है भैया। अब यहां पे मान लो यहां पे बिल पास हुआ, यहां से बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास में गया, ठीक है।
दो सिचुएशन है, या तो प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन करे ही ना, अपने पास रख ले, प्रेसिडेंट सोचे कि नहीं यार पड़े रहने दो, टाइम लिमिट का दिया, लेकिन कई बार प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि चलो अपने पास नहीं रख के क्या करते हैं, फिर से बोला कि भैया तुम फिर से कानून को देखो, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, फिर से अगर लोकसभा ने पास कर दिया, फिर से अगर राज्यसभा ने पास कर दिया, तो दूसरी बार में प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, दूसरी बार में प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। रुको जरा यहां पे समझते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। लोकसभा ने बिल पास किया, बिल पास्ड, राज्यसभा ने बिल पास किया, पास, बिल आया प्रेसिडेंट के पास में। अब प्रेसिडेंट को बिल नहीं जम रहा है, प्रेसिडेंट अपने पॉकेट में डाल के भूल गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट नहीं दिया है, प्रेसिडेंट के पास में बहुत पावर है, वो बिल कभी कानून बनेगा ही नहीं, प्रेसिडेंट कभी साइन करेंगे ही नहीं, क्लियर। लेकिन मान लो प्रेसिडेंट, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने किया, प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट को लगा यार कि मुझे लग रहा है ये कानून सही नहीं है, लेकिन इनको लग रहा कानून सही है, तो एक काम करते हैं, एक बार इनको फिर से भेज देते हैं। तो प्रेसिडेंट ने फिर से उस कानून को कहां भेजा, लोकसभा में भेजा। तो अगर फिर से लोकसभा ने पास कर दिया, फिर से राज्यसभा ने पास कर दिया, तो फिर प्रेसिडेंट को वो चीज माननी पड़ेगी। अगर प्रेसिडेंट को कोई चीज नहीं माननी है तो चुपचाप, जब पहली बार उनके पास कानून आए तो चुपचाप अपने पास में रखे रहो और आंख बंद कर लो। बढ़िया है, ठीक है, हाँ हाँ मोदी जी कर देंगे पास, हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, ऐसा कर लेंगे तो वो अपने पास बिल रख सकते हैं, क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ने सोचा अरे यार ज्यादा विनती कर रहे हैं, अब क्या करना है, अब इनकी ही सुन लेते हैं, और अगर प्रेसिडेंट ने फिर से भेज दिया तो दूसरी बार में प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। तो ये टोटली प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है कि प्रेसिडेंट को बिल अपने पास में रख के रखना है या बिल को फिर से भेजना है फिर से पास करने के लिए। क्लियर, समझ गए हो? बहुत ही शानदार, आई थिंक समझ में आ गया है, अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो ये वाली चीज, दिस इज टर्म एज पॉकेट वीटो, इसको पॉकेट वीटो बोला जाता है, ये आपको क्लियर हो गया है। Normally, in the parliamentary system, a leader who has a support of majority in the Lok Sabha will be appointed as Prime Minister and the question of discretion will not arise. But in case of hung assembly, अब मुद्दा ये है, वापस से हम यहीं पे चलते हैं, वापस से ये इमेज हमें बहुत कुछ बता देगी। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमारे यहाँ पे हर 5 साल में क्या होता है, 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है। 5 साल में क्या होता है, 5 साल में हमको लोकसभा का चुनाव देखने को मिलता है, ठीक है। और 5 साल में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो यहाँ पे चुनाव हो रहा है हर 5 साल में। अभी तो चलो मेजॉरिटी है, मान लो मेजॉरिटी नहीं आई, ठीक है, मेजॉरिटी नहीं आई इन द सेंस ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ पे हमने देखा, 1 मिनट दोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, इतने में तुम पानी वानी पी लो, यहीं बैठे बैठे पीना है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है भैया। मान लो हम लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, बीजेपी के पास में आई 150 सीट्स, ठीक है, बीजेपी के पास में आई 150 सीट, कांग्रेस के पास आई 150 सीट्स और अदर्स में रिमेनिंग सीट्स। अब हमने देखा कि यहां पे क्या हो रहा है, हमने यहां पे ये देखा है, तुम बोलोगे सर शांत क्यों हो गए, अरे हाँ, हमने ये देखा है कि बीजेपी के पास में 150 सीट, कांग्रेस के पास में 145 145 सीट्स, रिमेनिंग सीट्स किसके पास में, जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास है, जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी उनके पास। अब हमेशा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या फंडा होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फंडा ये होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास में लोकसभा में मेजॉरिटी होगी उसकी सरकार होगी। किसके पास मेजॉरिटी है, किसी के पास भी नहीं है, ठीक है भैया। अब यहाँ पे
प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है, प्रेसिडेंट बोलेगा, मान लो बीजेपी से प्रेसिडेंट ने बोला कि भैया अपनी मेजोरिटी प्रूफ करके दिखाओ, बीजेपी आया, बीजेपी ने कांग्रेस से बात करी कि भाई अपन दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, कांग्रेस ने मना कर दिया। बीजेपी इनके पास में आया कि भैया तुम लोग मेरे साथ मिलकर सरकार बना लो, इन्होंने भी मना कर दिया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ने फिर कांग्रेस से बोला भैया तुम सरकार बना के दिखाओ, कांग्रेस इनके पास आया, इन्होंने भी बोला कि हमको पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, इन्होंने भी मना कर दिया। इस केस में हंग असेंबली, किसी के पास कोई मेजॉरिटी है ही नहीं, तो अब प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है, मतलब प्रेसिडेंट का एक तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, फिर से चुनाव होंगे, ठीक है। मान लो यहां पे इस केस में भी कि यहाँ पे किसी के भी पास मेजॉरिटी नहीं है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है। क्या डिस्क्रिशन है कि वो पहले बीजेपी से बोले कि कांग्रेस से बोले कि अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करो, मैं हूं प्रेसिडेंट, फिर से खुश हो जाता हूं मैं हूं प्रेसिडेंट, लोकसभा में किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, तो मैं मेरा डिस्क्रिशन यूज कर रहा हूं कि अच्छा मेरी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। मान लो मैंने बोला मेरी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी मान लेते हैं कि मेरी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, या मेरी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है या समाजवादी पार्टी, कोई भी, तो मैंने मेरी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को मैंने पहला चांस दे दिया कि तुम मेजॉरिटी प्रूफ करके दिखाओ, उन्होंने दिखा दी तो उनकी सरकार बन गई, समझ रहे हो। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन होता है जब किसी की मेजॉरिटी नहीं होती है तो, बट यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये होता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा सीट होती है पहला मौका उसे ही दिया जाता है। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट की इच्छा हो गई तो ऊपर नीचे, लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा सीट होगी पहला मौका उसे दिया जाता है। तो इन केस ऑफ हंग असेंबली, जब जब आप देखोगे कि कोएलिशन सरकार है, कोएलिशन सरकार मतलब कि जब जब आप ये देखोगे कि किसी एक के पास में, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजॉरिटी नहीं है, तब तक हम देखते हैं कि तब तक प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जब आप फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट देखोगे ना, तब प्रेसिडेंट एकदम चुपचाप काम करते हैं, जो सरकार बोल रही करो, जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहे हैं उनकी एडवाइस पे काम करना है, वो जो बोल रहे हो करना है। लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट थोड़ा सा ये सोचते हैं कि इनके पास तो खुद के पास मेजॉरिटी नहीं, अपन अपना दिमाग लगा लेते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। So normally in the parliamentary system, a leader who has a support of majority in the Lok Sabha would be appointed as prime minister and the question of discretion will not arise. But in case of hung assembly, जो कि मैंने बता दिया, since in 1989 major political changes have considerably increased to the importance of presidential office. In the 4 parliamentary election from 1989 to 1998, no single party or coalition attained a majority in Lok Sabha. This situation demanded presidential intervention either in order to constitute government or to grant a request for a dissolution of Lok Sabha by a prime minister who could not prove the majority in the house. It thus may be said that president discretion is related to the political condition. तो हमने ये देखा कि इनिशियल जब देश आजाद हुआ था तो इनिशियली हम लोग क्या देख रहे थे, या 12th क्लास में पढ़ोगे बेटा, कांग्रेस थी, कांग्रेस सिस्टम के नाम से फेमस है, 12th क्लास में पढ़ना है तुमको, कांग्रेस थी। लेकिन एक समय पे कांग्रेस का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, तो हमने बहुत सारे इलेक्शंस में ये देखे कि जहां पे सरकार बन ही नहीं पा रही थी, बहुत कई जगह कोएलिशन सरकार भी नहीं बन पा रही थी। तो मान लो फॉर एन एग्जांपल कि जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उनको बोलना पड़ा कि लोकसभा को डिसॉल्व करो, या मान लो कि अभी प्रेसिडेंट ने मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, कि मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ने बोला कि सिद्धार्थ ने प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेंगे, तो मैं ओथ ले रहा हूं, लेकिन मुझे लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूफ करनी होगी ना। लेकिन जब मेजॉरिटी प्रूफ नहीं हुई तो क्या हुआ, तो फिर से चुनाव हुए, फिर से सारी चीजें हुई। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि ये वाला लास्ट वाला जो पॉइंट है कि जब किसी के भी पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी तब प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज करते हैं, और ये डिस्क्रिशन पॉलिटिकल कंडीशन पे बेस्ड है। पॉलिटिकल कंडीशन मतलब मेजॉरिटी होती तो प्रेसिडेंट को दिमाग नहीं लगाना होता, मेजॉरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये थी प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पावर, मतलब ये जो 3 जो पावर थी ये प्रेसिडेंट की, यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रेसिडेंट की हमने डिस्क्रिशनरी पावर देखी, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर को जरा समझते हैं। द प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड हु विल बी द मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है भैया। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर को समझते हैं कि लोकसभा के चुनाव होते हैं हर 5 साल में, ठीक। पूरे देश को क्या करते हैं, पूरे देश को हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा, पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा। अब इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से
जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी रही उसकी सरकार बनेगी। फॉर एन एग्जांपल करंट में बीजेपी है तो अपन बीजेपी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। बीजेपी के पास भी अभी पूरी मेजॉरिटी नहीं, लेकिन अभी उनकी सरकार है तो वैसे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। अब ये तय रहा कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब मिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर तय होता है। प्राइम मिनिस्टर तय होने के बाद में जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को बताते हैं कि मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ये हैं, मेरे होम मिनिस्टर ये हैं, मेरे ये हैं, ये है, ये है, और उसके बाद में प्रेसिडेंट उनको क्या करती है, प्रेसिडेंट उनको ओथ दिलवाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड हु विल बी द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि आपके पास मेजॉरिटी है। फॉर एन एग्जांपल मैं हूं प्रेसिडेंट, तुम हो प्राइम मिनिस्टर, तो तुम्हारे पास मेजॉरिटी है, तो तुम्हें तुम्हारी टीम में कौन से लोग चाहिए मैं थोड़ी ना बताऊंगा, ये तुम खुद तय करोगे। जब तुम तय करोगे तो तुम मेरे पास में आओगे कि हमने ये तय कर लिया है, समझ रहे हो, वो वाली चीज है। द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स रैंक एंड पोर्टफोलियो टू मिनिस्टर, सीनियरिटी के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको क्या होता है, उनको या तो कैबिनेट मिनिस्टर में डाल दिया जाता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में डाल दिया जाता है, डेप्यूटी मिनिस्टर में। कैबिनेट मिनिस्टर जो क्लोज मतलब जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है, जैसे फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, डिफेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, डिफेंस इंपॉर्टेंट है, तो जो क्लोज मिनिस्ट्री एकदम क्लोज, ये हो गए कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। डेप्यूटी मिनिस्टर इन मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब कोई मंत्रालय जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो उन डिपार्टमेंट को संभालने वाले भी तो चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे मंत्री बनते हैं। तो उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर लेते सीनियरिटी रैंक के हिसाब से कि कौन कैबिनेट क्लोज वाला, फिर कौन डेप्यूटी मिनिस्टर रहेंगे और कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेंगे, ठीक है। इफ समवन बिकम्स अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी, such person has to get elected from parliament within 6 months। अगर कोई पार्लियामेंट का एमपी नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर बनना पड़ेगा, अगर वो मिनिस्टर बन गया तो। कंफ्यूजिंग है, फिर से चलो क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बहुत शानदार इमेज दिखी थी, मुझे भी ध्यान नहीं कहाँ पे इमेज दिखी है वो, जस्ट हाँ बहुत शानदार, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दूं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये थोड़ी सी पुरानी फोटो है, इसको ध्यान से देखना, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे समझेंगे कि प्राइम मिनिस्टर चुन के आए थे, ठीक है, मतलब चुन के आए थे इन द सेंस कि चुनाव लड़े थे लोकसभा का, ये चुन के आए, लेकिन तय किया गया था कि डॉक्टर एस जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इनको क्या बना रहे हैं, इनको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बना रहे हैं, और उनको प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट को बताया कि देखो फाइनेंस मिनिस्टर हो गई निर्मला सीतारमन, होम मिनिस्टर हो गए अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर हो गए राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हुआ डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर बने एक्सटर्नल एंड अफेयर मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर देख के चौंक गई कि इन्होंने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, ये कैसे मिनिस्टर बनेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला बिल्कुल बन सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई इंसान चुनाव नहीं लड़ रहा है फिर भी वो मिनिस्टर बन सकता है फिलहाल 6 महीने के लिए, आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर इन्हें चुनाव लड़ना होगा। क्वेश्चन आया सर अभी तो चुनाव हुए, 6 महीने में कैसे चुनाव होगा। अब 6 महीने में कैसे चुनाव होगा, 2-3 केस है। एक तो ये, या तो कोई अपनी सीट से रिजाइन कर दे उसी 6 महीने के दौरान, तो वहां पे फिर से इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन होंगे, तो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी 6 महीने के दौरान कोई ऊपर भगवान के पास में चले जाए तो वहां पे हो सकता है, या कई बार क्या होता है कोई रिजाइन ही कर देता है मतलब वैसा, तो वहां पे फिर से चुनाव हो गया। या फिर लोकसभा में लोग चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा जो है, या हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लेजिस्लेचर वाले में, राज्यसभा में तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, तो ये राज्यसभा से चुन के आ गए थे जहां लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आ गए थे। तो कोई भी इंसान मिनिस्टर बन सकता है अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हुआ तो, लेकिन 6 महीने तक विद इन 6 मंथ उनको या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। उनको या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। 6 महीने का टाइम पीरियड दिया है। अगर 6 महीने में ये चुनाव नहीं जीतते हैं तो फिर ये मिनिस्टर नहीं रहेंगे। मोदी जी को कोई दूसरे एक्सटर्नल एंड अफेयर मिनिस्टर बनाने हैं। तो डॉक्टर एस जयशंकर क्लासिक एग्जाम्पल है कि ये मिनिस्टर, इनको मिनिस्टर बना दिया लेकिन ये मेंबर नहीं थे, तो विद इन 6 मंथ ये फिर राज्यसभा के मेंबर बने, राज्यसभा से उन्होंने चुनाव जीता और वो मिनिस्टर की पोजीशन पे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर है, समझ गए हो ना तुम? ठीक है, तो ये वही वाली लाइन यहाँ पर लिखी थी
और इसका डिटेल आप लोग कहां और पढ़ोगे, इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में। ठीक है। Within 6 months. The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. This provision means that ministry loses confidence of Lok Sabha is obliged to resign. यहाँ पे पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के टूवर्ड्स। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के टू, देखो प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा में भी जवाब देते हैं, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में भी जवाब देते हैं, लेकिन लोकसभा को ज्यादा वेटेज इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि वहां से डायरेक्ट, वहां पे डायरेक्ट आप चुन रहे हो, ठीक है, आप लोग इलेक्शन कर रहे हो, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जवाब राज्यसभा में भी देते हैं, लोकसभा में भी देते हैं, वो दोनों हाउसेज में जाते हैं क्योंकि उनको दोनों हाउसेज में जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा की मेंबर हैं, मान लो फॉर एग्जांपल निर्मला सीतारमन इज अ मेंबर फ्रॉम दी राज्यसभा, तो ऐसा नहीं कि वो लोकसभा में नहीं जाएंगी, बजट लोकसभा में पढ़ रही है ना, तो मिनिस्टर दोनों हाउसेज में जाते हैं जवाब देने के लिए, सवाल जवाब लेने के लिए, ग्रीवियंसेस सुनने पड़ते हैं, लेकिन वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लोकसभा के प्रति क्योंकि लोकसभा को डायरेक्टली चुना है। कलेक्टिवली क्यों? क्योंकि आपको हमने मंत्री, मतलब आपको हमने चुना है और आप मंत्री हो इस देश के, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि होम मिनिस्टर अलग जा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अलग जा रही है, प्रधानमंत्री अलग जा रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अलग जा रहे हैं। आपको एज एन टीम, एज एन ग्रुप अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। कहां पे रिप्रेजेंट करना है? आपको अपने आप को एज एन टीम को रिप्रेजेंट करना है लोकसभा में। क्लियर है? समझ में आया? तो यहां पे एज एन टीम आपको अपने आप को लोकसभा में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है कई बार, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब मान लो मैं हूं मेंबर ऑफ अपोजिशन, तुम हो बीजेपी के आदमी, अभी बीजेपी की सरकार है, तुम सामने बैठे हो, तुम हो बीजेपी के आदमी, ऐसे ही बैठते ना, जिसकी सरकार होती वो उस तरफ रहता है, अपोजिशन वाले इस तरफ और इस तरफ स्पीकर, ठीक है? तो तुम हो बीजेपी मतलब सरकार के आदमी, मैं हूं अभी अपोजिशन में, मैं, ठीक है, और यहाँ पे स्पीकर है। तो मुझे फॉर एन एग्जांपल मान लो मुझे फाइनेंस मिनिस्टर का काम पसंद नहीं आया, तो मैंने क्या किया? मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया कि आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन दी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? तो आपका काम वहां से सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर को अपने आप को नहीं बचाना है, आप एज एन टीम हो, सारे मिनिस्टर को एक साथ में आके फाइनेंस मिनिस्टर को बचाना होगा। क्लियर है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी लोकसभा में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। और अगर मान लो मैंने बोला कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर पर भरोसा नहीं, तो आप क्या करोगे? आपको मेजॉरिटी दिखानी होगी, वहां पे सारे लोगों को एक साथ में मेजॉरिटी दिखानी होगी कि हम सारे के सारे लोग फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में। अगर आपकी तरफ से मेजॉरिटी नहीं आई तो हम ये मानेंगे कि आपकी टीम में आपने एक आदमी को नहीं बचाया तो आपकी पूरी सरकार कोई काम की नहीं है। तो अगर आपने आपके मिनिस्टर को नहीं बचाया है तो हमें आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपकी पूरी मिनिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा? आपकी पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना होगा। दैट मीन्स मिनिस्ट्री विच लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन, मतलब आपको रिजाइन मतलब आप वहां पे रिजाइन करना पड़ेगा। तो आप कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो, समझ रहे हो? और यूजली सब कलेक्टिव ही रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये सिर्फ बोलने वाली बात है, लेकिन जो भी मतलब फॉर एन एग्जांपल उस तरफ के लोग जो भी हो, आप भी जानते हो कि कोई कानून आया है तो सारे कानून में हो सकता है उस तरफ के लोगों को पसंद नहीं आया हो, लेकिन फिर भी वो सब चिल्लाएंगे, ये वाले भी सब चिल्लाएंगे, भले कानून अच्छा हो, भले ही हमको कानून अच्छा लग रहा हो, लेकिन हमको चिल्लाना है तो हम भी चिल्लाएंगे। तुम लोग बोलोगे सर चिल्लाने में कितने मजे आते हैं, लेकिन जस्ट एन एग्जांपल, आप कई बार पार्लियामेंट को देखते हो, आप कई बार मीम्स देखते हो, कई बार आप इंस्टाग्राम में रील देखते हो, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो जस्ट आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे रिलेट करना है बस चीजों को, ठीक है? ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ solidarity of the cabinet. It implies that a vote of no confidence even against a single minister leads to the resignation of entire council of minister. वही जो मैंने बताया, ये आपको आपकी यूनिटी दिखानी है। एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरी मिनिस्ट्री सफा। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय अ प्री-एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? The Council of Ministers come into existence only after Prime Minister has taken the oath of the office. The death or the resignation of Prime Minister automatically brings about the dissolution of Council of Ministers
बट द डिमाइज, डिसमिसल और रेजिग्नेशन ऑफ अ मिनिस्टर ओनली क्रिएट अ मिनिस्ट्रियल वैकेंसी। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका ग्रुप है, इस ग्रुप के हेड कौन है? ये ग्रुप है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हेड कौन है? पीएम। गवर्नमेंट के हेड कौन है? पीएम। सबसे पहले मैंने वही बताया कि सबसे पहले पीएम बनते हैं, फिर पीएम तय करते हैं कि कौन कौन से मेरे मिनिस्टर रहेंगे। क्लियर है? मान लो अगर पीएम की डेथ हो जाती है या पीएम रिजाइन कर देते हैं, तो जब लीडर ही नहीं रहा तो इनका भी रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली माना जाता है, इन सरकार का भी रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली माना जाएगा। क्लियर है? लेकिन मान लो कोई मिनिस्टर नहीं रहा तो फिर प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ऐसा समझो कि ग्रुप का लीडर ही नहीं है, ठीक है, कुछ इस हिसाब से समझो कि ग्रुप का लीडर ही नहीं है, तो पूरा ग्रुप कोई काम का नहीं है। लेकिन उस ग्रुप का कोई मेंबर नहीं है तो लीडर बना रहेगा, मेंबर तो हम दूसरा ले आएंगे। फॉर एन एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, अगर इन्होंने रिजाइन कर दिया तो क्या पूरी सरकार गिर जाएगी? नहीं। तो फिर अगर मान लो होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो कोई नए होम मिनिस्टर बन जाएंगे। समझ रहे हो? आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो बार बार मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियोज चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मिनिस्टर तो इधर उधर होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उसका कोई लोड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बने रहना चाहिए। क्लियर है? ठीक है भैया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन वन हैंड एंड प्रेसिडेंट एज वेल एज पार्लियामेंट ऑन द अदर। तो यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लिंक है प्रेसिडेंट का और यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या है? एक तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर है वो लिंक की तरह काम कर रहे हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत बार ऐसा बोला है कि ही इज एक्टिंग एज लाइक एन लिंक। It is also the constitutional obligation of Prime Minister to communicate the President all decision of Council of Minister relating to the administration of the affairs of the Union and proposal for legislation. The Prime Minister is involved in all crucial decision of the government, decides on the policies of government. तो वही कि Council of Minister को सारी चीजें किसको बतानी होगी? सारी चीजें बतानी होगी। किसको बतानी होगी? सारी चीजें बतानी होगी यहाँ पे प्रेसिडेंट को, और प्राइम मिनिस्टर को भी सारी की सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। However, this has not case when government has led by the coalition of political parties. Since 1989, we have witnessed many coalition governments in India. Many of these governments could not remain in power for full term of the Lok Sabha. They were either removed or resigned due to lack of support of majority. These developments have been affected the working of parliamentary executive. ठीक है, तो यहां पे देखो अपने को ये समझना है, कोएलिशन गवर्नमेंट और मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट की बात हो रही है। देखो, कोएलिशन गवर्नमेंट के अपने फायदे अपने नुकसान है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट के अपने फायदे अपने नुकसान है। कोएलिशन सरकार का मतलब क्या होता है, कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जबकि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजॉरिटी नहीं लेके आ पाती, जब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजॉरिटी नहीं ले पाती है तो वो क्या करती है? वो 2-3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर वो अपनी सरकार बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। अब कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है? काम अच्छे से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? ऐसा समझो कि मान लो मेजॉरिटी के लिए मैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास में क्या है? मेरे पास में मेजॉरिटी नहीं है, मैंने तुमसे बोला कि आओ भाई मेरा साथ दे दो, अपन सरकार बनाएंगे। तुम मेरा साथ दोगे तो तुम फ्री में थोड़ी ना दोगे, तुम बदले में क्या बोलोगे? बदले में बोलोगे मेरे को क्या मिलेगा? हम बोलेंगे 2 मंत्रालय, तुम बोलोगे नहीं, ये आदमी अभी गर्दिश में है, ये आदमी गर्दिश मतलब ये आदमी अभी ऐसा समझो कि इसको अभी अपनी ज़रूरत है, तो अभी मौके पे चौका मारा जाए, तो हम इससे क्या बोलेंगे? हम इससे बोलेंगे कि नहीं, तुम 2 नहीं 3 मंत्रालय दो, फिर इतने रुपए दो, फिर ऐसा करो। फिर मान लो कोई बाद में कोई पॉलिसी ला रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ अपने को ये पॉलिसी लाना है, तुम बोलोगे नहीं ये पॉलिसी नहीं ला सकते, वो बोलेगा ये पॉलिसी नहीं ला सकते, ऐसा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है? डिले होता है सबसे पहले। दूसरी बात क्या होती है कि हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पाते। कोएलिशन गवर्नमेंट में घपला भी ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है कि आप, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घपला मेजॉरिटी में नहीं होता है, लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट में ये कुछ तेरा कुछ मेरा, मैं उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, वो मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट में क्या होता है? मेजॉरिटी गवर्नमेंट में एक तरीके से
सरकार के जो भी एजेंडा रहते हैं, सरकार के जो भी प्रोमिसेस रहते हैं, गवर्नमेंट के जो भी प्रोमिसेस रहते हैं, गवर्नमेंट उनको बहुत अच्छे से फुलफिल कर लेती है, क्योंकि उनको पता है अपने पास में मेजॉरिटी है। अपने पास में ये डर नहीं कि आज 1 साल है, 2 साल है, अपने को पता है अपने पास पूरे 5 साल है। 5 साल जी जान से मेहनत करो, जी जान से काम करो, काम बढ़िया रहा तो क्या रहा, तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो लेकिन मेजॉरिटी गवर्नमेंट का क्या नुकसान हो जाएगा भैया? मेजॉरिटी गवर्नमेंट फिर इतनी अपने आप में तानाशाह वाला रूप ले लेती है, लोगों की नहीं सुनती। तो हर चीज के दोनों, मतलब अपन बोलते हैं ना, सिक्के के दोनों पहलू रहते हैं, कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट में काम बेहतर हो सकता है, लेकिन वो मोनोपोली या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ऐसा बोल सकता हूं मैं, वैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज अपने को देखने को मिलता है। तो सेम आप एक चीज समझो कि यहाँ पे हमारे इंडिया में हमने ये भी देखा है, 1 पार्टी डोमिनेंस भी देखा है, कांग्रेस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा है, उसके बाद में हमने ये भी देखा है कि कोएलिशन वाला गवर्नमेंट, और रीसेंट टाइम में हम इसे बीजेपी सिस्टम कहते हैं। ये सारी की सारी चीजें 12th में पढ़ोगे। तो इंडियन पॉलिटिक्स ने सारी चीजें देखी है, ठीक। अब जैसी चीजें मैं आपको यूनियन लेवल पे बता रहा हूं, सेम वो चीजें आपको कहां देखने को मिलती है, सेम वो सारी की सारी चीजें आपको स्टेट लेवल पे देखने को मिलती है। कि स्टेट लेवल पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सरकार बनानी है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। जैसे हमारे पास में प्राइम मिनिस्टर है सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे प्राइम मिनिस्टर है हमारे पास में, तो स्टेट लेवल पे गवर्नर है। तो सारी चीजें लगभग थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन लगभग सेम चलती है, ठीक है। अब गवर्नर जो है, देखो सीएम और पीएम लगभग बोल रहा हूं ये सेम चलेंगे, जैसे ये यूनियन लेवल पे वैसे ये स्टेट लेवल पे, ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर ये लगभग सेम चलेंगे, कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस अपॉइंटमेंट में ही है। प्रेसिडेंट का क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, लेकिन गवर्नर का क्या हो रहा है, गवर्नर को अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन इज दैट द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट खुद से, मतलब प्रेसिडेंट क्या खुद से अपॉइंट करेंगे, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट will work on the aid and advice of council of minister headed by prime minister। तो क्या प्रेसिडेंट मन से किसी को गवर्नर बना देंगे, नहीं। प्रेसिडेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उसको गवर्नर बनाएंगे। ये एक डिफरेंस है, क्लियर, समझ में आ गया, बढ़िया है। तो द चीफ मिनिस्टर लाइक द प्राइम मिनिस्टर is a leader of majority party in the assembly, the governor has more discretionary power. However, the main principle of parliamentary system operate at the state level too। वही कि जैसा चीफ मिनिस्टर वैसा प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर के पास में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, वो आप आगे जाके पढ़ोगे ही। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, जैसे यूनियन लेवल पे चल रहा है, लगभग सेम लेवल पे हम स्टेट लेवल पर भी देख रहे हैं वही की वही सारी चीजें, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव द ब्यूरोक्रेसी, ये वो वाला टॉपिक है जो तुम लोग कल्पना करते हो, है ना। आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, सरकारी नौकरी चाहिए, इसीलिए तो सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, मैंने पहले भी बताया, इनको हम परमानेंट क्यों बोलते हैं। मोदी जी आज हैं, 5 साल बाद मोदी जी चले जाएंगे, इन द सेंस कोई और प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। 10 साल बाद चले जाएंगे, 15 साल बाद चले जाएंगे, कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है। लेकिन एक बार सरकारी नौकरी लग गई, आहा मजे, खुद के भी मजे, पूरे खानदान के मजे, अपने बच्चे बच्ची के मजे, बहुत लंबी प्लानिंग है, अच्छी खासी शादी हो जाएगी, सब कुछ चल रहा है। तो इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, इसलिए अपन इनको परमानेंट बोलते हैं कि एक बार अगर तुम नौकरी में आ गए तो तुम्हारे साथ में 5 साल वाला खेल नहीं है बेटा कि आज 5 साल हो कल 5 साल नहीं, एक बार आ गए रिटायरमेंट की एज तक सरकारी नौकरी में बने रहना है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब जो पॉलिसीज है या मिनिस्टर के जो डिसीजन है, हम बात करें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो मोदी जी ने और इन सब ने तो क्या कर लिया, इन सब ने डिसीजन ले लिया टॉप लेवल पे। लेकिन मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करेगा। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मुझे बात करना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक पॉलिसी है, इसको मेरे को इंप्लीमेंट करना है। तो मोदी जी तो सबके घर जाने से रहे, टॉक नॉक ये पॉलिसी है, नॉक नॉक ये पॉलिसी है, नहीं। इन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करता है, इन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं
ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सिविल सर्वेंट जिनको कि हम बहुत अच्छे से बोलते हैं सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, जो सरकारी नौकरी में लोग रहते हैं, जो आईएएस ऑफिसर है, उस आईएएस ऑफिसर का काम क्या है? हर जिले में हमने कलेक्टर क्यों बना के रखा है? ताकि जो सरकार जो पॉलिसी बना रही है उस पॉलिसी को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंप्लीमेंट कर पाए, क्योंकि सरकार तो मंत्रालय में बैठ के और वहां पे बैठ के पॉलिसी बना के भूल जाएगी, उसको डिस्ट्रिक्ट में, उस गांव में पहुंचाने की जवाबदारी प्रधानमंत्री की थोड़ी ना होती है, हर जिले के आईएएस ऑफिसर की होती है। इसलिए हर जिले में हमने आईएएस ऑफिसर बनाया। क्लियर? ट्रेन्ड एंड स्किल ऑफिसर हु वर्क एज एन परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट आर असाइन्ड द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज। अच्छा, पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की बात आई। मान लो मैंने बात किया बजट, अपन बात कर लेते हैं कि बजट है, ठीक है, बजट तुमको लगता है कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बना देती होगी? तुमको लगता है कि निर्मला सीतारमण से बैठ के बजट बनाती हुई, या तुमको लगता है कि जितनी भी पॉलिसी बन रही है मोदी जी खुद बैठ के बना रहे हैं, अमित शाह खुद बैठ के बना रहे हैं, मिनिस्टर्स खुद बैठ के बना रहे हैं? नहीं, इन लोगों के साथ में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर रहते हैं। आईएएस ऑफिसर मतलब जिसको कि बहुत लंबी ट्रेनिंग हो जाती है और जो कि सेक्रेटरी बन जाते हैं। तुम आईएएस ऑफिसर बनोगे तो जीवन भर तुम कलेक्टर थोड़ा ना बने रहोगे, 4-5 साल कलेक्टर रहोगे, फिर कहाँ चले जाओगे? मंत्रालय में चले जाओगे, फिर कहाँ चले जाओगे? प्राइम मिनिस्टर के साथ में एडवाइस। आईएएस ऑफिसर जिला का कलेक्टर बनना बहुत छोटी चीज है बेटा, मैं बता रहा हूं। तुम उस लेवल तक जा सकते हो कि प्रधानमंत्री तुमसे सलाह ले कि ऐसा करना है और तुम बोलोगे ऐसा नहीं करना है। मीडिया में लग रहा है प्रधानमंत्री पॉलिसी बनाए हैं, लेकिन रियलिटी बिहाइंड द सीन कोई और काम कर रहा है। तो यहां पे इन मिनिस्टर को असिस्ट करते कौन? सेक्रेटरी वगैरह, ये सारे लोग, ये कौन रहते हैं? सिविल सर्वेंट्स ही रहते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना ये एग्जाम निकाला होता है। तो ये लोग पॉलिसी भी फॉर्मुलेट करते हैं, साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पे इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी करते हैं। In democracy, elected representative and minister are charge of government and administration is under their control and supervision. In parliamentary system, the legislature also exercise control over the administration. The administrative officer cannot act in violation of policies adopted by the legislature. It is the responsibility of minister to retain political control over the administration. India has established professional administrative machinery. साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो सरकारी लोग हैं, जो हम बात कर रहे हैं आईएएस वगैरह हैं, इन सब का काम होता है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। ये सब भी इनको भी जवाब देना पड़ता है, इनसे भी टारगेट मांगे जाते हैं कि भैया तुम्हारी उसमें इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं हुई, तुम्हारे वहाँ पे हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जब पार्लियामेंट में बहस होती है, फॉर एग्जांपल आज पार्लियामेंट में बहस हो रही है, तो मान लो कि मैं भोपाल से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं भोपाल से बिलोंग कर रहा हूँ तो भोपाल का एमपी जो है पार्लियामेंट में, वो तो सवाल करेगा ना कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाए या आयुष्मान भारत लाए, मेरे भोपाल में क्यों नहीं लागू हुआ? अब भोपाल में लागू नहीं हो तो अपन आईएएस ऑफिसर डेटा देगा ना। अगर मान लो मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, तो नौकरी करने के बाद मेरे को ये भी तो बताना पड़ेगा मैंने कितनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, कितनी नहीं करी, क्या काम करा, क्या काम नहीं करा। ऐसा भी नहीं है कि जीवन भर अपन पॉपकॉर्न ही खाएंगे बैठ के, ठीक है, वो वाली चीज हो गई। साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स हैं वो इन लोगों के डायरेक्ट टच में रहते हैं, सारी चीजें पता रहती है, मतलब इनसे प्रॉपर फीडबैक लिया जाता है। एट द सेम टाइम दिस मशीनरी इज पॉलिटिकली अकाउंटेबल। द ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। अब जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव रहते हैं, जो आईएएस ऑफिसर रहते हैं, जो भी जितने भी सरकारी लोग हैं ना, उनको बोला जाता है कि वो पॉलिटिक्स से न्यूट्रल, वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। क्यों? मान लो मैं आज की तारीख में या तुम आज की तारीख में क्या बन गए, आज तुमको बनाते हैं, ठीक है, मैं तो प्रेसिडेंट सब बन गया हूँ, अब तुम्हारी बारी है, तुम बन गए हो आईएएस ऑफिसर। आज मान लो बीजेपी की सरकार है, आज से 10 साल बाद कांग्रेस की हो जाए, 5 साल बाद किसी और पॉलिटिकल पार्टी की हो जाए, सरकारें तो बदलती रहेगी ना, पॉलिटिकल पार्टी तो बदलती रहेगी, तो एक सरकारी आदमी को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना पड़ेगा, तुम्हें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट नहीं होना है। तो इसीलिए जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे ये बोला जाता है कि तुम पॉलिटिक्स से वन हैंड डिस्टेंस रखो, क्योंकि आज जो पॉलिटिकल पार्टी है जरूरी नहीं है कि आज से 10 साल बाद भी वही पॉलिटिकल पार्टी सरकार में बनी रहे। समझ रहे हो? ठीक है। This means that bureaucracy will not take any political position on policy matter. तो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी रहती है वो चुपचाप जो काम बोलते हैं उतना काम कर देती है, इंप्लीमेंट करना है, ये करना है, वो नहीं करना है, सब कुछ वैसा कर देती है, ठीक है। The Indian bureaucracy today is
एन इनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम, टंग ट्विस्ट, ठीक है। तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन द सेंस कि ऑल इंडिया सर्विसेज है, स्टेट सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब यूपीएससी वाली चीज़ हो गई, जो एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा। स्टेट सर्विस मतलब आपके हर स्टेट में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता होगा ना, जैसे मध्य प्रदेश में क्या है, एमपीपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वैसे हर स्टेट में भी एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो कुछ जगह अपॉइंटमेंट कहाँ हो रहा है, कुछ जगह अपॉइंटमेंट यूनियन के द्वारा हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, कुछ जगह अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। तो एक लंबा हमें ब्यूरोक्रेसी का एक सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम हमें इंडिया में देखने को मिलता है। और मैं सच कहूँ तो ब्यूरोक्रेसी हमारी बैकबोन है, पता है। अगर ये सरकारी आदमी, अगर ये सारे लोग ना होना तो हम पॉलिसी इंप्लीमेंट ही ना कर पाए। तुमको लगता है कि जो भी काम हो रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठे एमपी कर रहे हैं, वो सिर्फ जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन असली काम ग्राउंड लेवल पे तो ये लोग जा रहे हैं, ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये लोग समस्याओं को देख रहे हैं कि क्या समस्या हो रही है। तुमको भी नहीं पता होगा तुम्हारा एमपी तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आखिरी बार कब आया था या कब आई थी, लेकिन वही अपन देखते हैं कि कलेक्टर राउंड लेते रहता है। तो रियल इश्यूज इनको मालूम रहते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हमें डेवलपमेंट की नींव में सभी का योगदान है, आपका भी योगदान होगा, मेरा भी योगदान होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण नींव है वो ब्यूरोक्रेसी ने बहुत अच्छे से अपनाया है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें लागू की है। नो डाउट, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि करप्शन नहीं हुआ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब चीज़ बहुत अच्छी है, समस्याएं हैं, मैं पहले भी बोलता हूँ समस्याएं बहुत है, लेकिन आप अच्छाई देखोगे तो अच्छाई भी बहुत है। समस्या का तो समाधान धीरे धीरे कर ही लेंगे अपन, ठीक है। फिर मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन पार्टीशन एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। वही वाली बात है कि नॉन पार्टीशन एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखेगा, यह संविधान में पहले से ही क्लियर था। They also wanted the member of civil services और bureaucracy to be impartially selected on the basis of merit। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पहले से था कि मेरिट के बेसिस पे, इनफैक्ट जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो हमने ब्यूरोक्रेसी वाला सिस्टम थोड़ा बहुत तो हमने उनका भी देखा है कि मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, कि प्रॉपर एग्जाम हो, जो जितना काबिलियत वाला है वो एग्जाम क्लियर कर लेगा, ठीक है, वैसा करके। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिमिलर पब्लिक सर्विस कमीशन आर प्रोवाइडेड फॉर स्टेट्स ऑल्सो। वही यूपीएससी किसके लिए, सेंट्रल लेवल के लिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट्स के लिए। मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड फॉर द फिक्स टर्म। देयर रिमूवल और सस्पेंशन, ये टी यहाँ पे आएगा, ठीक है। देयर रिमूवल और सस्पेंशन इज सब्जेक्ट थ्रू इंक्वायरी मेड बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो यूपीएससी के जो अगर एक बार जैसे मान लो अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप लाइफ टाइम तक बने रहोगे। आपका अपॉइंटमेंट किसने किया है, आपका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। एक एग्जाम्पल से समझते हो कि आप बन गए हो आईएएस ऑफिसर, ठीक है, यूपीएससी के थ्रू बने हो, आपका अपॉइंटमेंट किसने किया है, यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया आपका अपॉइंटमेंट। अब आप काम कहाँ पे कर रहे हो, काम आप एक राज्य में जाके कर रहे हो, मतलब आप काम कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। मान लो तुमने पेपर निकाला, ठीक है, कलेक्टर बन गए हो तुम, तालियां। अब जब कलेक्टर बन गए हो तो काम एक जिले में जाके करोगे ना, वो जिला तो किसी राज्य में आएगा। मान लो तुम्हारी पोस्टिंग हो गई भोपाल में ही, तो भोपाल राज्य सरकार, तो तुम्हारा अपॉइंटमेंट कर रही है केंद्र सरकार, लेकिन तुम काम कर रहे हो राज्य सरकार के अंडर में। और जब तुम्हें रिमूव करने की बारी आएगी, जब तुम्हें अगर मान लो तुमको तुम्हारी नौकरी से रिमूव करना है, तो रिमूव कौन करेगा, केंद्र सरकार। कंफ्यूज हो गए कि सर अपॉइंटमेंट तो केंद्र सरकार ने किया, काम राज्य सरकार करवा रही है, लेकिन अगर नौकरी से हटाने की बात आई तो वापस से केंद्र सरकार। ये सिस्टम जानबूझ के बनाया है। क्यों बनाया है, अब वही वाली बात हो गई। अब बोलोगे सर ये तो आपने मूवी जैसे या सीरियल जैसे कह दिया कि अगले एपिसोड में पता चलेगा। ये पता चलेगा फेडरलिज्म वाले चैप्टर में, जब मैं तुमको आपकी किताब का जो चैप्टर है फेडरलिज्म, उसमें सारी चीज़ें बताई गई है कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, फिलहाल अपने को यहाँ पे जो सारी चीज़ें उसको समझना है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको एक बार सरकारी नौकरी में आ गए हो तो रिमूव करना बहुत मुश्किल है। स्पेशली अगर आप आईएएस ऑफिसर वगैरह बन जाते हो, रिमूव करना मैं बोल रहा हूँ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्लियर, ठीक है। और रिमूवल के लिए प्रॉपर इंक्वायरी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं, बहुत सारी वो होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिमूव करना एक बहुत
टेक्निकल प्रोसेस है और शायद इसीलिए लोग क्या होते हैं, शायद इसीलिए लोग ज़्यादातर अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। एक तो पावर दिखती है, एक प्रेस्टीज दिखती है, एक स्टेबिलिटी दिखती है। ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। Subsequently, reservation have also been provided for women, other backward classes and economically weaker sections. These provisions ensure that bureaucracy will be more representative. Social inequality will not come in the way of recruitment of civil services. Do you know that collector is normally IAS officer and that officer is governed by the service laid down by the central government? An IAS or IPS officer is assigned to a particular state where he she works under the supervision of state government. ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, आप भी जानते हो, रिक्रूटमेंट के उसमें ST, SC, OBC, EWS और कुछ कुछ सर्विसेज में विमेन को भी रिजर्वेशन दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है, हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। अगर आपको पहले भी ध्यान हो तो रिजर्वेशन क्यों दिया, कितने साल के लिए दिया, सब कुछ डिस्कशन हो चुका है। लेकिन फिलहाल ये रिजर्वेशन इसलिए दिया था कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सिर्फ अमीरों की बन के रह जाए। इसलिए उस समय ये सोचा था कि हमें महिलाएं भी चाहिए, हमें सभी सेक्शंस के लोग भी चाहिए ताकि सभी का रिप्रेजेंटेशन हो। कोई ये ना बोल दे कि भारत की ब्यूरोक्रेसी तो सिर्फ अमीरों की है। मौका सबके पास होना चाहिए और जो रेस में ऑलरेडी पीछे है उसको रिजर्वेशन के माध्यम से अपन आगे पुश कर रहे हैं। इस डिबेट को अपन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस कर चुके हैं। फिर वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट किसी और ने किया, काम कोई और करवा रहा है और रिमूवल किसी और उसमें है। तो ये अपन फेडरलिज्म वाले चैप्टर में और ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है। वही दो देन IAS ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे गो बैक इनटू द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वही कि जब तुम IAS ऑफिसर बने तो तुम बन गए, फिर तुम एक राज्य में गए, जिले में काम किया, फिर जब तुम्हारा प्रमोशन होगा तो तुम कहाँ पहुंचोगे, तुम केंद्र सरकार के मंत्रालय में वैसे करके पहुंचोगे। तो तुम्हारा ऐसा नहीं कि कलेक्टर पे रुक गया, वो आगे बढ़ते चले जाएगा और आगे वो वापस से एट द लास्ट जहां से शुरुआत की थी, बोलते ना दुनिया गोल है, तो शुरुआत केंद्र सरकार से की थी तो घूम फिर के वो वापस केंद्र सरकार के पास चले जाता है। ठीक है। Though the constitution has created independent machinery for recruitment, many people think that there is no provision for protecting the civil servants from political interference in the performance of their duty. It is also felt that enough provisions are not there to ensure accountability of bureaucracy of citizens. There is an expectations like right to information may make bureaucracy a little more responsive and accountable. हम वही वाली बात कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है सर, फिर भी वही है कि आप बोलते हो समस्या है। बिल्कुल यहाँ पे भी वो समस्या की बात की गई कि सर आपने बहुत बोला कि जो भी सरकारी आदमी है या जो भी है उसको पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहना है, लेकिन वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज में इंक्लूड हो जाते हैं। कलेक्टर के पास में फ़ोन आता है नेता का कि मैं 2 करोड़ रुपए दे दूंगा, उस आदमी का देख लेना, उस नेता का देख लेना। तो ये सारी समस्याओं के बारे में बताया गया कि बिल्कुल ये सारी समस्याएं हैं, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर रहा है। हम ये भी कर रहे हैं कि करप्शन है, लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ गए हैं, करोड़ों में मकान बना लिए हैं, सारी चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन सारी समस्याओं को सुधारना है। किसे सुधारना है? तुमको सुधारना है। तुम्हें क्यों सुधारना है? क्योंकि तुम हो देश का भविष्य। पढ़ोगे तभी तो देश का विकास में आगे योगदान दोगे। अपने लिए नहीं पढ़ना है, अपने लिए तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ जीवन एक बार मिला है। जब एक बार मिला है तो कुछ बड़ा ही करके जाओ और इतना बड़ा करके जाओ, इतना अच्छा करके जाओ कि सब लोग ध्यान रखे यार कि वो एक इंसान था। तुम मेहनत करोगे तो पैसा बहुत कमाओगे, पैसे का लोड मत लो। पैसा आज नहीं तो कल कमा ही लोगे। मेहनत करोगे तो पैसा बहुत कमाओगे, लेकिन नाम भी कमाना है अपने को। ठीक है, इस चीज़ का तुम लोगों को ध्यान रखना है। सो इसी के साथ में हम आते हैं कंक्लूजन में पूरे चैप्टर के। द मॉडर्न एग्जीक्यूटिव इज वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। द एग्जीक्यूटिव enjoy greater power compared to other organs of government. This generate a greater need to have a democratic control over an executive. The makers of our constitution with the foresight that executive must be put firmly under regular supervision and control. Thus a parliamentary executive was chosen. Periodic election, constitutional limits over the exercise of power and democratic politics have ensured that executive organs cannot be unresponsive. आज के तारीख में जो एग्जीक्यूटिव विंग है ना, चाहे तुम प्रधानमंत्री से लेके कलेक्टर तक को देखोगे, सब बहुत पावरफुल है। और पावरफुल हमने इसलिए बनाया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि हमें देश के डेवलपमेंट के लिए पावरफुल एग्जीक्यूटिव चाहिए था। लेकिन मैंने पहले भी बोला है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। अगर किसी को तुम बहुत ज़्यादा पावर दे दोगे ना तो पक्का वो घपला करेगा।
तो उसकी पावर को कोई चेक करने वाला भी तो होना, तो इसलिए हमने एक हाथ से तो प्राइम मिनिस्टर, आईएएस ऑफिसर इन सबको पावर तो दी है, लेकिन वही हमने दूसरी हाथ से इनको चेक करने के लिए बांध के रखा है। कैसे बांध के रखा है? रूल से बांध के रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन से बांध के रखा है। साथ ही साथ जो हमारा पार्लियामेंट है, तुमने देखा होगा ना, पार्लियामेंट में अपोजिशन सरकार से सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्यों करा है, तो इसलिए एक तरफ से पावर दिया, साथ ही साथ हमने उनकी पावर को कंट्रोल भी किया। सो इट वॉज ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिव। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा तुमको बनने वाले हैं प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे से करना। पॉलिटिकल और परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का डिफरेंस ध्यान रखना, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी क्यों जरूरी है इस चीज़ को ध्यान रखना। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको कि तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। और इसी के साथ में मैं कंक्लूड करूँगा, किसके साथ में? मेरी अपनी लाइन, ठीक है। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास में। बने रहिए सिद्धार्थ पटेल के साथ। मुलाकात होगी अब आपसे अगले चैप्टर में, जो कि है लेजिस्लेचर। तब तक के लिए धन्यवाद।